तो आपका एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आप आज का और लेसन नंबर 3 आपका नंबर है पेज नंबर 21। लेसन नंबर 3 ड्राफ्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट्स। ओके, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए थे रिसेंटली। जैसे आपको हमेशा मैंने बताया ना कि कोई डाउट हो हमेशा कॉल कर सकते हैं मुझे। कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आने शुरू हो गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्या मतलब ये एक्टिवनेस वाली बात है कि ऐसा नहीं कि डाउट्स वगैरह नहीं है तो भी आप कॉल करेंगे। डाउट्स वगैरह हैं तो आपने कॉल किया है, दैट इज एब्सोल्युटली वेलकम फ्रॉम योर साइड। अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है लेसन नंबर 3 ड्राफ्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट्स। मेरे पास मेरे हाथ में मेरी बुक है जो मैंने लिखी है, ये वाली बुक है। और आप पेज नंबर 21 फटाफट निकाल दीजिए, फटाफट। ओके, और इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आज ही एक ही वीडियो में इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। ड्राफ्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ द, बोलो मेरे साथ बोलिए। ड्राफ्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट, यस एब्सोल्युटली एग्रीमेंट। मारो बोलिए हर चीज को। एग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज एग्रीमेंट? एनी आइडिया व्हाट इज एग्रीमेंट? मैं बताता हूं, सुनो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बचपन में बीकॉम। बट अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या सीएस फाउंडेशन किया हुआ है, दोनों में से कोई ना कोई चीज तो की होगी। तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या सीएस फाउंडेशन किया हुआ है तो आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नहीं याद है तो मैं आपको याद लाता हूं। उसमें हुआ क्या था, एक चेन थी। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, देन कंसिडरेशन। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन तीनों को मिलाकर बनता है एग्रीमेंट। और फिर उसमें आती है लीगल इन्फोर्सेबिलिटी और निकल के आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो एग्रीमेंट आखिर है क्या? पहली बात है, एग्रीमेंट का मतलब है जहां पे दो पार्टीज आपस में कोई ना कोई समझौता करती हैं कोई ना कोई ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एग्रीमेंट का मतलब है एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वेयर 2 और मोर पार्टीज कम्स टुगेदर फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन। कोई सिंगल ट्रांजैक्शन को परफॉर्मेंस देने के लिए, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देने के लिए दोनों पार्टीज आपस में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में कोई समझौता करती हैं। अब ये एग्रीमेंट ओरल और रिटन भी हो सकता है। जैसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी चलेगा और पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन भी चलेगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल होता है तो फ्यूचर में लड़ाई झगड़े अगर हो गए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, भाई कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन होता है तो वहां पर हमारे पे बनती है पार्टनरशिप डीड, जो अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अगर राइज होता है तो डिपेंड करता है तो उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग। तो ऑब्वियसली बात है हम उन एग्रीमेंट्स की ही बात करेंगे जो एग्रीमेंट्स आपके रिटन फॉर्म में होते हैं। जो एग्रीमेंट्स आपके रिटन फॉर्म में है हम उन एग्रीमेंट्स की ही बात करेंगे। तो एग्रीमेंट का मतलब आपने समझ लिया, दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई समझौता करती हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं कि जब भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं वो एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे कि पार्टनरशिप डीड, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट अगर आप बना रहे हैं तो लॉजिक सी बातें हैं। एक बंदा आपस में अपने आप के लिए ही एग्रीमेंट तो बनाएगा नहीं, उसके साथ में कोई और पार्टी जरूर होगी और शायद 2, 3, 4 पार्टीज भी हो सकती हैं। और एग्रीमेंट बनाने के लिए किन किन बातों का आपको एग्जाम में ख्याल रखना है उनकी बातें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऑब्वियसली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आपकी नजरें बुक्स में। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब है जो मैं बोल रहा हूं वो अंडरलाइन भी कीजिएगा, साथ साथ में आपके हाथ में पेन भी होना चाहिए। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज इन एन इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइन द वर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट बोल दिया, बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इंडियन स्टैम्प एक्ट। अगर आपने को ध्यान है इंडियन स्टैम्प एक्ट, हालांकि मैंने पहले भी बताया था इसको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में, कहीं भी लाइफ में वर्ड आता है इंस्ट्रूमेंट तो समझ जाना इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे की जाएगी। और स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद डिपेंड करता है, अगर ये सेक्शन 17 में आता है तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होगी, और अगर सेक्शन 18 में आता है तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शन हो जाएगी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। आपको सारे लॉ एक साथ पढ़ने होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि अगर आप कंप्यूटर में मास्टर हो गए तो आप बहुत बड़े स्मार्ट हो गए और आप कंप्यूटर सेक्रेटरी बढ़िया बन गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसे फैकल्टीज भी हैं जो शायद अगर बोलते हैं कि आई एम द फादर ऑफ कंप्यूटर लॉ या आई एम द ये गॉड ऑफ कंप्यूटर लॉ, समथिंग लाइक, बहुत गलत बात है। क्योंकि इवन इफ दे आर द गॉड ऑफ कंप्यूटर लॉ, द मास्टर ऑफ कंप्यूटर लॉ, इट मीन्स दे आर नॉट बीइंग एक्सपर्टाइज ओवर द अदर लॉज ऑल्सो।
बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको हमें लॉ कंपनी लॉ का एक्सपर्ट बनाना होता ना, तो हम आपका नाम रखते हैं कंपनी सेक्रेटरी की जगह पे कंपनी लॉ सेक्रेटरी, समथिंग लाइक, ओके। तो कंपनी सेक्रेटरी मतलब है भाई लॉ एक्सपर्ट, और आपको हर लॉ के बारे में आइडिया होना चाहिए। खास करके अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से उसमें स्टैट्यूट्स यानी कि लॉ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। हालांकि इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कुछ देर में, लेकिन फिलहाल तो हम डेफिनेशंस कंटिन्यू करते हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब हम बात कर रहे थे, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियसली स्टैम्प ड्यूटी पे की होगी हमने, जहां पर पार्टीज विद फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से, फ्री कंसेंट को अंडरलाइन कीजिएगा। फ्री कंसेंट का मतलब है आपके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, कोई कोएर्शन नहीं किया गया, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में मना किया गया था। एग्री करते हैं परफॉर्म करने के लिए सर्टेन एक्ट्स, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, और एग्री करते हैं टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, अंडरलाइन द वर्ड रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है मना करना। तो या तो वो कुछ काम करने के लिए एग्री करते हैं या कुछ काम ना करने के लिए एग्री करते हैं, कि हम आपस में समझौता करते हैं सारे मिलकर कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे। नीचे कहा गया द पर्पस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज टू बाइंड देम द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाया है, यानी कि एग्रीमेंट बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि हम पार्टीज को आपस में बाइंड कर दें, बाउंडेशन डाल दें कि कोई भी पार्टी उसके बाहर काम नहीं करेगी, ठीक है। इस एग्रीमेंट में छोटे से छोटा एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट तो आ ही जाएगा, बल्कि बड़े से बड़ा एग्रीमेंट जहां पे दो देशों के बीच में एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, वो एग्रीमेंट भी आ जाएगा, ओके। अभी इंडिया और यूएस के एग्रीमेंट आपस में हुए हैं, परमाणु संधि वगैरह के लिए इंडिया और जापान का एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ है। तो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं जिसमें भी टर्म कंडीशंस लगी होती हैं दो देशों के बारे में, वो भी एग्रीमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग इन एग्रीमेंट, ये बातों को ध्यान रखना है जब भी आप इस एग्रीमेंट बना रहे हैं। नंबर 1, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी शुड बी सेट फोर्थ एक्सप्लिसिटली सो एज टू लीव नो चांस ऑफ डाउट फॉर फ्यूचर कंट्रोवर्सी। तो आपकी जो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज, उन दोनों तीनों पार्टीज का जो इंटेंशन है वो इतना ट्रू एंड फेयर हो कि कोई भी ऐसा चांस ना रह जाए कि फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी या फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट वगैरह हो सकता है, ओके। फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट वगैरह के कोई चांस भी नहीं होने चाहिए, तो आपको इस तरह से एग्रीमेंट बनाना है। नंबर 2, द एग्रीमेंट मस्ट बी लीगल एंड एनफोर्सेबल, जो भी आपका एग्रीमेंट बन रहा है वो लीगल होना चाहिए, एनफोर्सेबल, कानून द्वारा लागू। नंबर 3, उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बातें होनी चाहिए, वरना वो वॉइड हो जाएगा। नंबर 4, एग्रीमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन द डुप्लीकेट, ऑब्वियसली एग्रीमेंट को आप डुप्लीकेट यानी कि 2-3 कॉपी से बनाए, एक एग्रीमेंट ओरिजिनल और एक एग्रीमेंट दूसरी उसकी कॉपी होनी चाहिए ताकि दोनों पार्टी से उसकी कॉपी मिल जाए। नंबर 5, द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी एन एग्रीमेंट, जो भी आप एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे उसके स्टार्टिंग में आप लिखोगे एन एग्रीमेंट, ओके। ये तब पॉइंट काम आएगा जब आप एग्रीमेंट बनाओगे, स्टार्टिंग में एन एग्रीमेंट लिखने से शुरुआत करनी होती है, ठीक है। नंबर 6 कहता है द एग्रीमेंट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन इफ इट द वैल्यू ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट मोर देन और इक्वल टू 100। कहते हैं आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी जो एग्रीमेंट है उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 100 या 100 से ऊपर अगर नहीं है। आपने पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट में यही कहा गया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया था कि अगर आपका, ये मैंने कल ही पढ़ाया था अपने इंस्टीट्यूट में, कल ही क्लास में पढ़ाया था, तो वहां पे ना 2 सेक्शन में पढ़ने वाले, एक सेक्शन 17 और एक सेक्शन 18। सेक्शन 17 में है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, और सेक्शन 18 में है जहां पे आपके इंस्ट्रूमेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शन होती है। घर जाके एक बार एग्जीक्यूटिव की बुक्स उठा के एक बार देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ओके। तो यहाँ पे वही कहा गया रजिस्ट्रेशन डिपेंड करती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आईपी की वैल्यू, वो 100 रुपये से ज्यादा है कि नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी। नंबर 7, लास्ट में कहा गया स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल, स्टैम्प ड्यूटी तो पे हम पे करेंगे, बिल्कुल पे करेंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है जब भी आप एग्रीमेंट बना रहे होते हैं। आगे बोला गया नेक्स्ट हेडिंग एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू। देखिए एमओयू क्या होता है, आपको मैं ऐसे आइडिया देता हूं। एमओयू का मतलब क्या है, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है, ओके, एग्रीमेंट होने के पहले कभी कभी क्या होता है, दोनों पार्टीज में से एक पार्टीज को लगता है, दोनों पार्टी को लगता है कि ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट होते होते रह जाए। और देखिए एग्रीमेंट ऐसा तो है नहीं ना कि आपने मैंने मिलकर बात की कि भाई मुझे आपकी कंपनी खरीदनी है, और आपने भी कहा जी हाँ जी हमारे पास 5 कंपनीज हैं और हमें अपनी उनमें से एक कंपनी बेचनी है, या हमें एक अपना बिल्डिंग बेचनी है, जो भी कुछ करना है, एग्रीमेंट हो रहा है वट एवर।
मैंने कहा ठीक है जी, अब ऐसा तो है नहीं ना मैं पैसे लेकर आया हूँ और फटाफट मैंने आपको कैश दिया और आपने वो बुकिंग अमाउंट मुझसे ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया और एग्रीमेंट हमने फटाफट प्रिंट आउट निकाली, मैंने साइन कर दिया। ये बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होने के लिए लग जाते हैं महीनों, कभी कभी सालों, 1.5 साल तक एग्रीमेंट टलता रहता है, लेकिन दोनों पार्टीज कहती हैं कि भाई साहब एग्रीमेंट तो करना है तो आपसे ही करना है और कहीं नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, हमारे थोड़े काम अटके पड़े हैं, थोड़ी हमारी फंडिंग अटकी पड़ी है, अगर हमारी वो फंडिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं किया बैंक ने तो हम आपको पैसे कहां से देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, एग्रीमेंट कर लेंगे। अब दूसरी पार्टी को मुसीबत पड़ी हुई है, दूसरी पार्टी को लगता है कि यार ऐसा ना हो कि 2, 4, 8, 10 महीने के बाद ये पार्टी मुकर जाए कि नहीं जी हमें तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें एग्रीमेंट नहीं करना। अब अभी तक एग्रीमेंट हुआ नहीं है, अभी तक सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस ही हुआ है, ओके, और बाद में ऑफर को हम एक्सेप्टेंस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट तो अभी हुआ नहीं है। एग्रीमेंट को अगर मना करते हैं तब समझ में आता है भाई, तब तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बाद में पार्टी बोल दे 1-2 महीने के बाद भाई मुझे आपसे कोई लाइक एग्रीमेंट वगैरह नहीं करना, फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन है, पहले क्या होता है एग्रीमेंट बनने में टाइम लगता है और एग्रीमेंट में जो 50 टर्म कंडीशंस होती हैं उसको ऑन टेबल बैठ के डिसाइड करने में टाइम लग जाता है। और होता क्या है, हम एक बार मिलेंगे 3 कंडीशंस की और बहसबाजी होगी और फाइनली वो डिसाइड होंगी। अगली बार मिलेंगे 1-2 महीने के बाद, दोनों पार्टीज के कंपनी के चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरीज, सारे सारे पार्टनर्स बैठेंगे राउंड टेबल, 5 पॉइंट्स के ऊपर मुद्दों पर बातें होंगी जिसमें से 3 मुद्दे डिस्कस हो पाएंगे, बाकी 2 मुद्दे अभी भी अटक जाएंगे। भाई बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, ओके, रॉयल्टी बेसिस अमाउंट होता है, रेंटल बेसिस अमाउंट होता है, कमीशन बेस्ड अमाउंट होता है, लाइक एग्रीमेंट सिग्नेचरी अथॉरिटीज वगैरह होती है, नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर। तो ऐसी अगर 50 टर्म कंडीशंस अगर होंगी तो इनको डिस्कस करते करते तो 1.5 साल निकल जाएगा, और 1.5 साल बाद अगर एक पार्टी ने बोल दिया जी हमें तो नहीं करना आपसे एग्रीमेंट, तब तो बेकार ही गया ना टाइम दूसरी पार्टी का। तो एक काम करते हैं, एग्रीमेंट से पहले दोनों पार्टीज आपस में समझौता कर लें, जिसको हम एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू के अंदर टर्म कंडीशंस वो नहीं लिखी होंगी जो कि पार्टीज डिसाइड कर रही हैं अल्टीमेटली 1-1.5 साल बाद, बल्कि हमने 1-1.5 साल पहले ही एक एग्रीमेंट छोटा सा बना लिया, नाम रखा उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे इतना लिखा हुआ है कि दोनों पार्टीज यहां पर सहमत होती हैं कि फ्यूचर में वो आपस में कुछ टर्म कंडीशंस को लेकर समझौता जरूर करेंगी, और वो टर्म कंडीशंस कब डिसाइड होंगी इसके बारे में आपने मेंशन नहीं किया गया। इससे क्या हुआ, इससे दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को लॉक कर दिया, अब वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, अंडरस्टैंड। तो आपस में हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली है कि हमने सर आना है तो आप ही के पास आना है और आप इसी के साथ हमने एग्रीमेंट करना है। तो इसको हम एग्रीमेंट नहीं बोलते, इसको हम आपस में दोनों पार्टीज का मिला जुला एक अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, जिस अंडरस्टैंडिंग में इतना लिखा हुआ है दैट वी आर टोटली एग्रीड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ यू, कि हम टोटली एग्री करते हैं कि हम आपसे फ्यूचर में एग्रीमेंट जरूर करेंगे, बस ये प्रॉमिस करके आप छोड़ देते हो रिटन फॉर्म में। और इस पेपर्स को हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको एग्जाम्पल कुछ दे देता हूं, आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्टारबक्स, एक कॉफी चेन आई है इंडिया में कुछ टाइम पहले, और एक तो कॉफी कंपनी इंडिया में ऑलरेडी है, स्टारबक्स एंड टाटा कॉफी। अगर किसी को नहीं पता ये स्टारबक्स क्या है आपको बता दूं मैं, आपने शायद सुना होगा बरिस्ता एंड लवाजा एंड मे बी कॉफी कैफे डे एंड समथिंग लाइक। तो जस्ट लाइक सीसीडी एंड बरिस्ता एंड लवाजा, इज स्टारबक्स इज वन ऑफ द कॉफी चेन, इज वन ऑफ द फेमस एंड द बिगेस्ट कॉफी चेन इन द यूएसए। यूएस की कंपनी है और एक खासा अच्छा खासा एक इसका कॉफी चेन है। अब वो अलग बात है कि कैफे कॉफी डे वगैरह में आपको सैंडविचेस कॉफी वगैरह मिल जाती है, तो स्टारबक्स भी उसी तरह एक रिटेल चेन खुली है मार्केट में, और एक कुछ टाइम पहले ही इंडिया में इसने एंटर किया है। यूएस की कंपनी है और बस उसकी कॉफी थोड़ी सी महंगी है, सीसीडी में कॉफी थोड़ी सी सस्ती होती है, लाइक 670 के आसपास कॉफी होती है, इसकी कॉफी थोड़ी सी महंगी है। और इसके भी ज्यादा चेन स्टोर नहीं खुले हुए, फ्यू चेन स्टोर इन दिल्ली, करीब करीब मेरे ख्याल से 4 या 5 ही है दिल्ली में और ज्यादा नहीं है।
तो हो सकता है आपके स्टेट में भी हो, कहीं ना कहीं ढूंढ लीजिएगा उसको गूगल पे कहाँ कहाँ है। अब देखिए जो स्टारबक्स है वो जब इंडिया में आने वाला था, करीब ये टाइम है 2010 का, तो 2010 में आधे टाइम में स्टारबक्स कहता है कि यार हम आ तो जाएंगे इंडिया में, और आने के बाद अपने हर जगह आउटलेट्स, अपने कॉफी जो चेन्स हैं वो भी ओपन कर लेंगे। कॉफी कहां से लाएंगे? तो टाटा कॉफी ने उसका वेंचर किया। टाटा कॉफी ने कहा भाई ऐसा है, हम कॉफी बनाते हैं और हमारी कॉफीज आती है मार्केट में, टाटा कॉफी आती है मार्केट में, सेशन, कोई दिक्कत नहीं। और टाटा कॉफी का एक काम करेंगे यार, हम कॉफी दे देंगे, आपका सारा सारा काम हो जाएगा। और रिटेल सेक्टर में वैसे भी एफडीआई अलाउड है, तो ये फॉरेन कंपनी है, इसको एफडीआई अलाउड भी था। और टाटा कॉफी ने कहा जी हमारी कॉफी और ਤੁਹਾਡੀ सारा का सारा आपका लेबर, सारा का सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग पार्टनरशिप करते हैं। स्टारबक्स ने बोला था थैंक यू वेरी मच, आपने तो हमारे काम काफी आसान कर दिया। तो 2010 के अंदर अंदर ही स्टारबक्स और टाटा कॉफी का एक आपस में एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में इतना लिखा हुआ था कि सर आप आइए इंडिया में, और आप इंडिया में आकर जगह जगह पे जो प्रॉपर्टीज है वहां पे लीज पे लीजिएगा, और फिर अपनी जो चेन स्टोर्स वगैरह है उसको ओपन कीजिएगा। एंड टाटा कॉफी आफ्टर एस्टैब्लिशिंग स्टारबक्स इन इंडिया, टाटा कॉफी स्टार्ट सप्लाइंग द कॉफीज टू द स्टारबक्स आल्सो। एंड दैट इज द रीजन जब भी आप स्टारबक्स का होर्डिंग देखेंगे, कहीं पे बोर्ड देखेंगे, तो वहां पे लिखा होता है बड़ा बड़ा स्टारबक्स, और नीचे लिखा होता है टाटा कॉफी एंड स्टारबक्स वेंचर। दोनों का आपस में वेंचर है, दोनों कंपनी में से एक कंपनी नहीं चला रही, दोनों का आपस में वेंचर है उस रिटेल चेन स्टोर में। तो इनों का आपस में एग्रीमेंट होने से पहले फाइल हुआ था और साइन हुआ था एक एमओयू, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि आप शायद इंडिया में आते आते 1.5-2 साल लगा दोगे, क्योंकि भाई स्टारबक्स अगर इंडिया में आती है तो फॉरेन कंपनी है, बड़े सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे। नंबर 1 आरबीआई अप्रूवल, नंबर 2 एफआईपीबी अप्रूवल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जब भी कोई इंडिया में कंपनी आती है तो इस बोर्ड का अप्रूवल लेना होता है। नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नंबर 4 सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपने स्टॉक्स यहाँ पे हैं उसके। एंड लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी का यहाँ पे रोल है, आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो आते आते स्टारबक्स को करीब करीब जिस दिन आना शुरू करेगी उसके आते आते 1.5-2 साल आराम से लग जाएंगे। अब 1.5-2 साल के बाद आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद किसी और से वेंचर कर ले, नेस्ले कॉफी से वेंचर कर ले, किसी ब्रू कॉफी से वेंचर कर ले, तो ये टाटा कॉफी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो टाटा कॉफी कहता है सर आना है तो हमसे पहले वादा करो कि हमारे साथ ही आप दोस्ती करोगे। तो स्टारबक्स ने और टाटा कॉफी ने आपस में साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ यूयूयू, ओके, मेमोरेंडम ऑफ यूयूयू, दैट इज अ अंडरस्टैंडिंग। यू गॉट इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा, अगर आप बोलो कि सर एग्रीमेंट थोड़ी फॉर्मल चीज होती है, एमओयू थोड़ा सा इनफॉर्मल हुआ, मैं कहूंगा हाँ थोड़ा सा इनफॉर्मल हुआ, क्योंकि ये अभी फुल एंड फाइनलाइज नहीं होता। जब आपका एग्रीमेंट बन जाएगा तो एमओयू की इतनी खास प्रायोरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियसली रिटन नहीं होना चाहिए, लेकिन तो सबूत है। अगर ये भी रिटन नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या? एग्जीक्यूट बाय द पार्टी, जो पार्टी एग्जीक्यूट करती है, एस्टैब्लिशिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द म्यूचुअल कंसर्न, जो आपस में उन्होंने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अपनाए हैं आपस में मिलकर। इट इज लेस फॉर्मल देन द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा लेस फॉर्मल होता है ऑब्वियसली, और इट इज अ स्टेप प्रायर टू एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से एक पहला स्टेप है, यानी कि एग्रीमेंट अभी हमने किया नहीं, उसके पहले का स्टेप है। एंड एमओयू इज नॉट गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, बिल्कुल ठीक बात है। एमओयू के ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ, मतलब कोई सेक्शन नहीं है लॉ में, कोई भी लॉ में इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो एमओयू को हम एक सिंपली लिटरल फॉर्म में ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका था एमओयू। नीचे कहा गया है गाइडलाइंस फॉर एंटरिंग इनटू द फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, एग्जाम के लिए हेडिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, ओके, आई रिपीट एग्जाम में आ चुकी है हेडिंग, तो ये हेडिंग इज इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस फॉर एंटरिंग इनटू द फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। लेकिन उसके पहले समझिएगा कि ये फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट होता क्या है। बड़ा सिंपल है सर, आपके सामने चार्ट ऑलरेडी बना पड़ा है ये सामने, ये क्या है? ये फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट ही तो है, जहां पर हम फॉरेन के साथ, किसी फॉरेन पार्टी के साथ मिलकर कोई कोलैबोरेशन करते हैं, और दिस इज नोन एज फॉरेन कोलैबोरेशन, सिंपल। सर आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं, ये तो बड़ा फेमस एग्जांपल है, इंडिया में पूरा फेमस है, वर्ल्ड में पूरा फेमस है। इंडिया एंड जापान। इंडिया में दिल्ली मेट्रो नाम सुना है? बिल्कुल सुना है जी। कभी घूमे हो? बिल्कुल नहीं जी, घूम ले रहा। और जापान में बॉम्बार्डियर,
बॉम्बार्डियर मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो बॉम्ब गिराएगा, मतलब एक कंपनी है वहां पे। अब देखिए पता नहीं कितने आप में से स्टूडेंट्स जो है दिल्ली के हैं, लेकिन जो बाहर के भी हैं उनको मैं बता देता हूँ। दिल्ली में जो मेट्रो है, ऑब्वियसली बात है वो मेट्रो बनकर इंडिया से बनकर तो नहीं आई। उस मेट्रो को बनाने के लिए और यहाँ पे सेटअप करने के लिए हमने सारा जो पापड़ बेले हैं वो सारे के सारे पापड़ हमारे जापान से आए हैं, यानी कि पूरी टेक्नोलॉजी हमने जापान से उठाई है और जापानियों ने इंडिया में आकर वो पूरी पूरी मेट्रो जो है बनाई है, उसको बिछाया है और उसको टेक्नोलॉजी इंडिया को जो है सप्लाई की है। यानी कि भारत में मेट्रो जब आई थी तो पूरे वो उसको बोगीज में लेकर आया गया था, पूरे प्लेन में आई थी और प्लेन से इस मेट्रो को निकाला गया था और अब इसके कुछ ना कुछ पार्ट्स वगैरह इंडिया में थोड़े बहुत बनते भी हैं। तो सर जरा देखिएगा, ये मेट्रो बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी और वो टेक्नोलॉजी हमने जापान से पूछा, कुछ चीजें हमने यहाँ पर बनाई और फिर कुछ चीजें हमने वहां से लेकर आए। तो सारा आइडिया, सारा रूट मैप जो था, सारा टेक्नोलॉजी जो था मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो, वो था जापान का। यहाँ तक कि उनका जो इंटीरियर डिजाइन है वो भी जापानीज का ही है। अब इंडिया में जो कंपनी है जो दिल्ली मेट्रो को रन करती है वो है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी एक कंपनी है। और जापान में जो कंपनी है जो मेट्रो, जिसने मेट्रो हमको दी है, यानी कि जिसने हमारे साथ मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो थी बॉम्बार्डियर। इसीलिए हर मेट्रो के, हमारी दिल्ली में हर मेट्रो के फ्रंट में, यानी कि जो इंजन होता है, इंजन क्या मतलब जो फर्स्ट बोगी होता है, फर्स्ट बोगी फर्स्ट एक टैग लगा होता है, उसमें लिखा होता है बॉम्बार्डियर। कई लोगों को पता नहीं होता बॉम्बार्डियर का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बॉम्बार्डियर इज अ कंपनी इन जापान जिसने हमको मेट्रो वगैरह दिलवाई है और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने उस बॉम्बार्डियर कंपनी से एग्रीमेंट किया था कि भाई आप हमको मेट्रो वगैरह दीजिए। अब देखिए, इंडिया ने अगर मेट्रो बनाने की टेक्नोलॉजी ली है जापान से तो बदले में कुछ पे किया होगा? ऑब्वियसली फ्री में तो कोई काम होता ही नहीं है, तो हमने ऑब्वियसली उनको पे किया था। क्या पे किया होगा? रॉयल्टी पे किया होगा। लेकिन अगर आप बोले सर हमने एक मेट्रो के पैसे देके खत्म कर दिया होगा हिसाब किताब, ऐसा नहीं है। देखो, एक मेट्रो हमारे पास अगर आई है तो उसको देखकर हमारे इंजीनियर्स 2-3 मेट्रो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कि अगर जापान आपको एक मेट्रो दे देगा तो वो तो अपने हाथ पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई कि भाई अगर उसने आपको मेट्रो दे दी फिर तो आप नेक्स्ट टाइम उससे मेट्रो लोगे ही नहीं, फिर तो इंडिया में बनाओगे चाहे जैसी मर्जी बन जाए मेट्रो। तो जापान कहता है कि भाई साहब ऐसा है, हम आपको मेट्रो देंगे, उसके बाद हमसे आप अगली मेट्रो ट्रेन लो चाहे ना लो, चाहे टेक्नोलॉजी लो चाहे ना लो, लेकिन हमारा एक टाइम होगा 5 साल 8 साल 10 साल वटेवर, और उतने टाइम के लिए हम आपसे एक बंधा हुआ अमाउंट यानी कि कमीशन यानी कि रॉयल्टी हम आपसे लेते रहेंगे और उसके बीच में आप हमसे जो मर्जी काम करवाना हो करवा सकते हो। ओके, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन को ये बात सही लगी और दिल्ली मेट्रो ने कहा ठीक है, हम आपको बदले में रॉयल्टी पे करेंगे और उस रॉयल्टी के बदले में आप हमको दिल्ली मेट्रो जो ट्रेन है वो दे दीजिएगा। मेट्रो वहां से आई प्लेन में बैठकर और मेट्रो को हमने यहाँ पे लैंड किया, यहाँ पे उतारा, रेलवे ट्रैक पे बिछाया और उस पर रन करना शुरू किया। और ये टेंडर पास हुआ था बीजेपी के टाइम पर, जब बीजेपी थी साल 2002 में। तो 2002 में टेंडर पास हुआ था और 2002 से 2000 करीब 10 या 11 तक, तो 2010-11 तक ये इसका रॉयल्टी हम पे करते रहे थे, कांग्रेस सरकार इसका रॉयल्टी पे करती रही जापान को। लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में कुछ दिक्कतें और भी आई। पहली बात तो एग्रीमेंट हुआ था, दूसरी बात है दोनों पार्टीज का फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट था। देखिए, फॉरेन पार्टी इंडियन पार्टी दोनों का उसमें क्या है, समझौता है, कोलैबोरेशन है, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं जापान को, ये चौथी बात हो गई। अब कभी कभी मेट्रो में दिक्कत आएगी, कुछ चलेगी नहीं, ऐसा होता है कई बार, मेट्रो नहीं चलती, बीच में इंजन खराब हो गया, ग्रिड फेल हो गया, समथिंग लाइक। अब यार बीच में अगर प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो भी ठीक करना इंडियंस को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया, जब जापान ने टेक्नोलॉजी यहां पर भेजी तो जापान ने यह भी बोल दिया कि सर अगर आपको कभी भी कोई रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़े तो हमारा इंजीनियर भी आ सकते हैं और वो आपके इंजीनियर्स को ये चीज सिखा भी सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर वो एक चीज बात सिखा देंगे तो क्या बदले में दोबारा उनसे कुछ चीज पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, तो वो तो पैरों पे उलड़ी मारने वाली बात हो गई। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमारा जापान का इंजीनियर आपके इंडियंस को 1-2 महीने में क्लासेस देता है, सिखाता है कि ट्रेन में ये टेक्नोलॉजी है, ये शेफ्ट है, इससे टूल से ये होता है, वो होता है, वोटेवर ट्रेनिंग वगैरह देता है, तो बदले में हम आपसे एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह जरूर लेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता जो आप सोच रहे हैं कि फॉरेन कोलैबोरेशन में बड़ा सिंपल होगा हिसाब किताब, एक पार्टी फॉरेन की है, एक पार्टी इंडियन की, इंडिया पार्टी है, और दोनों मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, टर्म कंडीशन डिसाइड होती हैं ना। हमें जो समझना होता है वो समझना होता है फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, कि सरकार ने क्या बोला हुआ है कि अगर कोई पार्टी फॉरेन से कोई एग्रीमेंट करती है, फॉरेन पार्टी से कोई एग्रीमेंट करती है,
तो उसका मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है। ऐसा ना हो कि हम लोग अपने इनकम का सारा पैसा उठाकर उन जापानियों को दे दें, तो मैक्सिमम रॉयल्टी कितना पे कर सकते हो। अगर कोई आप रिपेयर मेंटेनेंस का उनसे सर्विस लेते हो, तो रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर उनको कमीशन सैलरी कितनी दे सकते हो, अंडरस्टैंड। अगर आपने उनसे कोई टेक्नोलॉजी ली है, जैसे कि मेट्रो ट्रेन अगर ली है, तो बदले में जो हमको पेमेंट करोगे, वो पेमेंट क्या एक बार में कर दोगे या थोड़ा थोड़ा करके ही पेमेंट कर सकते हो 2-3 इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो क्या है, वो कानून ने ऑलरेडी बताई हुई हैं। अपने मन से आप फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं बना सकते। एग्जाम में भी अगर पूछने को आता है कि फॉरेन कोलैबोरेशन को ड्राफ्ट कीजिए या उसके ऊपर रूल्स लिखिए, तो अपने मन से मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। यहाँ पे जो भी हमने पढ़ने वाले हैं वो सारे कानून सरकार ने बताए हुए हैं, या तो फेमा के अंदर या आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर, अंडरस्टैंड। पढ़ते हैं उसको फटाफट। गाइडलाइंस फॉर एंटरिंग इनटू द फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, जरा पढ़ते हैं। दीज गाइडलाइंस कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। कहते हैं कुछ कुछ बातें कवर करती हैं, वो बातें कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट, where in a foreign collaboration agreement the equity participation involved, the value of the shares in to be acquired about be brought in cash। तो जो भी जापानीज अगर डीएमआरसी में कुछ ना कुछ शेयर्स होल्ड करेंगे, तो वो शेयर्स होल्ड करने के जो बदले में पैसे उनको देंगे, तो पैसे जो है कैश में होने चाहिए। है कि हमने कुछ ना कुछ शेयर्स जो है उनको सेल रखे हैं, बदले में उससे पैसा उठा रखा है ताकि उनकी हमारी कंपनी में होल्डिंग रहे। नंबर 2, लमसम पेमेंट, द अमाउंट एग्री टू बी पेड बाय द इंडियन पार्टी। जहां जहां मतलब इंडियन पार्टी है, मतलब वो हमारे केस में वो डीएमआरसी थी। ओके, तो कहा गया जो अमाउंट आप पे करने की बात कर रहे हो बाय द इंडियन पार्टी टू द फॉरेन कोलैबोरेटर फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुड बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। उसको आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। कब कब? नंबर 1, पहला इंस्टॉलमेंट तब 1/3 आप तब पे करोगे जब सरकार अप्रूव कर देगी आपके डॉक्यूमेंट्स को। बाकी 1/3 आप तब पे करोगे जब ट्रांसफर ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, जब आपको उनकी टेक्नोलॉजी के डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। और बाकी का अमाउंट 1/3 आप तब पे करोगे जब आपका कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि मेट्रो ट्रेन बननी शुरू हो जाएगी। ओके। नंबर 3, रॉयल्टी। रॉयल्टी कितना पे करना है जरा ये भी देख लेते हैं। रॉयल्टी पेबल टू द फॉरेन कोलैबोरेटर, जो आपका जापानी है उसको आपने कितना रॉयल्टी पे करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने नेट एक्स फैक्ट्री सेलिंग प्राइस को लगाया है, जिसमें अमाउंट रॉयल्टी का बनता है 3 to 5%, तो 3 से 5% ऑफ द टोटल इनकम। दिस रेट विल डिपेंड अपॉन द नेचर और एक्सटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, कि आपने कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी ली है, कितनी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ली है, उस पर डिपेंड करता है कि आप 3% देंगे, 3.25%, 3.5%, 4, 4.25 या 5 या जो भी है। द पेमेंट ऑफ अ फिक्स रॉयल्टी इज प्रेफर्ड बाय द गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। सरकार तो चाहती है कि आप जो पेमेंट करें रॉयल्टी का वो एकदम फिक्स हो। देयर शुड बी नो प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ मिनिमम गारंटीड रॉयल्टी। बिल्कुल ठीक कहा गया। यहां पे आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि आप जापानी को ये इतना बता दें कि सर आपको हम इतना रॉयल्टी पे करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज लिख दीजिएगा। अब आपकी इनकम कितनी आती है कितनी नहीं आती, उसकी इनकम का परसेंटेज रॉयल्टी आप उनको पे करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन। नंबर 4, तो जापानीज और डीएमआरसी में एग्रीमेंट कितना हो सकता है मैक्सिमम पीरियड के लिए। कहते हैं नॉर्मली द पीरियड ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट इज 8 years, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years। तो आपका जो कम से कम टाइम आपका जो एग्रीमेंट टाइम है वो 8 साल है, लेकिन उसको आप मैक्सिमम बढ़ाकर 10 साल तक कर सकते हैं। द पीरियड इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट यूजुअली फॉर 5 years। आमतौर पर सरकार इसको 5 साल तक के लिए अलाउ करती है, और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो सरकार कहती है कि इसको आप एक्सटेंड करके 8 साल तक ले जा सकते हैं, लेकिन 8 साल के बाद मैक्सिमम टर्म में हो सकता है आपका 10 साल। ठीक है, तो 5 साल सरकार ने अप्रूव किया हुआ है, इसको बढ़ाकर एक्सटेंड करके 8 साल कर सकते हैं, और 8 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर आप उसको और बढ़ाकर 10 साल तक कर सकते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन। ओके। नंबर 5, रिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ एग्रीमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपके एग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपको मेट्रो की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आपके एग्रीमेंट को रिन्यू किया जा सकता है। 10 साल तो खत्म हो गए थे, उसके आगे और 10 साल के लिए और अगले 5 साल के लिए। हमारे इंडिया में जो दिल्ली मेट्रो का और बॉम्बार्डियर का जो एग्रीमेंट है उसको हमने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। 2010 या 12 में मेरे ख्याल से वो एक्सपायर कर गया था, तो 2010 में 8 साल हो गए थे और 2012 में 10 साल हो गए थे, तो वो एक्सपायर कर गया था। और एक्सपायर करने के बाद उसको रिन्यू किया गया, क्योंकि रिन्यू हुआ है तभी जाकर जो गुड़गांव और जो नई नई मेट्रोस वगैरह जो बनी है इस रूट पे, वो सारी मेट्रोस बाद में आई हैं, तो इसी की वजह से मेट्रो और आ रही है। नंबर 6, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा देना उनको। कहते हैं जो भी आप रेमिटेंस देंगे फॉरेन कोलैबोरेटर को, वो देंगे सिर्फ प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट के बेस पे। एक्सचेंज रेट चल रहा होगा,
तो अगर हमने जापान को पेमेंट करना है, जैसे अगर हमको येन में करना है पेमेंट या यूरोज में या डॉलर्स में, तो जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। लॉजिक सी बातें हैं। नंबर 7, सब लाइसेंसिंग। सब लाइसेंसिंग ये अच्छा पॉइंट है। An agreement shall not normally impose any restriction on the sub-licensing of the technical know-how to the other Indian parties. The terms of such licensing is mutually agreed between all the parties. Sub-licensing, however, subject to the central government approval also. What is that? Sub-licensing का मतलब होता है, देखिए, बॉम्बार्डियर ने हमको ये काम करने का लाइसेंस दिया हुआ था कि आप ये काम कर सकते हो, और दिल्ली मेट्रो ने क्या किया? दिल्ली मेट्रो ने अभी जो एक और मेट्रो बनी है बेंगलोर में, अभी एक और मेट्रो बनी है राजस्थान में। राजस्थान का मतलब है जयपुर। जयपुर में मेट्रो आ गई है। जो शुरू से कोई जयपुर का उसको पता होगा। और बॉम्बे में भी मेट्रो आ गई है। अगर कोई स्टूडेंट बॉम्बे का है तो उसको भी पता होगा। बॉम्बे, अच्छा ठीक है, बुरा मत मानो, मुंबई। लो जी मुंबई, आप परेशान हो जाते हैं सारे। तो सर, अगर दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने जो टेक्नोलॉजी जापान से ली थी, वो टेक्नोलॉजी अगर इनको दे दी है, तो कह सकता हूं कि जापानीज की इनकम जो है, जो इनके थ्रू हो सकती थी, वो इनकम खत्म हो गई। और वो इनकम किसने कमा ली? वो इनकम इसने कमा ली। अंडरस्टैंड? तो कहते हैं कि ये दिल्ली मेट्रो जो है ये काम कर सकता है। इसको बॉम्बार्डियर ने दिल्ली मेट्रो को दिया था लाइसेंस ये काम करने का, और यहां पे हो गया ये क्या? सब लाइसेंस। तो कहते हैं सब लाइसेंसिंग चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों पार्टीज ने आपस में इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट अगर नहीं किया हुआ है। अगर एग्रीमेंट किया हुआ है तब वो ठीक है, जो लिखा हुआ है वो मानेंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है दोनों पार्टीज ने, तो सब लाइसेंसिंग चल सकता है। इंडियन पार्टी उसको सब लाइसेंस कर सकती है। ओके, सब लाइसेंसिंग। नेक्स्ट, नंबर 8, नो फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट शैल बी अलाउड टू कंटेन एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री एक्सपोर्ट टू ऑल द कंट्रीज। बिल्कुल ठीक बात है। कोई फॉरेन कोलैबोरेशन हमारे पास आया, यानी कि अगर इंडियन पार्टी को अगर चाहे तो इंडियन पार्टी क्या दिल्ली मेट्रो को कहीं और को एक्सपोर्ट कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है, यानी कि अगर दुबई में या पाकिस्तान में कहीं और पे। तो कहा गया कि कोई भी फॉरेन कोलैबोरेशन में एक्सपोर्ट के ऊपर कोई लाइक जो एक सीमा है, कोई अगर एक रेस्ट्रिक्शन है, कोई बाउंडेशन है, वो नहीं लगी होनी चाहिए। यानी कि इंडियन पार्टी अगर चाहे तो उसको फ्रीली कहीं भी किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकती है, बस उस कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करेगी जिस कंट्री में ऑलरेडी जो हमारा फॉरेन कोलैबोरेटर है वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा। अगर पाकिस्तान में अगर मेट्रो बन रही है और पाकिस्तान में अगर मेट्रो की रिक्वायरमेंट है, और जापान अगर ऑलरेडी पाकिस्तान में मेट्रो की सप्लाई अगर कर रहा है, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को अपना मेट्रो का टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा। ओके, इससे जापान कट जाएगा, उसकी इनकम खत्म हो जाएगी। ओके, फिर तो ये बात हो गई ना, जापान की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई लाइसेंस के द्वारा, और हम उसको आराम से पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। ये चीज गलत है। जिस कंट्री में जो फॉरेन कोलैबोरेटर है वो दुकान लगा के बैठा हुआ है, उस कंट्री में आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी। ओके, नो फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट शैल बी अलाउड टू कंटेन एनी रेस्ट्रिक्शन। किसी फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के अंदर ये नहीं लिखा होना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन केस वेयर फॉरेन कोलैबोरेटर हैज लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, इन विच केस द कंट्री कंसर्न हैज टू बी स्पेसिफाइड। सिवाय उस केस में जहां पे फॉरेन कोलैबोरेटर का उस कंट्री से ऑलरेडी टाई अप है, तो वहां पे वो बता देगा, स्पेसिफाई कर देगा कि इन सब कंट्री में आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे। तो बताइए, प्रोक्योरमेंट ऑफ द कैपिटल गुड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स यानी कि जो ट्रेन आई है अपने साथ साथ जो उसके अंदर पोल्स हैं, जो गर्डर्स हैं, जो उसके अंदर शेफ्ट्स हैं, वो सभी लेकर आए होंगे। यानी कि उसके रॉ मटेरियल, उसके साथ में जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो सब भी आए होंगे। There should be no restriction on the procurement of the capital goods, components, spare raw materials, etc. by the Indian party. Indian collaborator must be free to have control of the pricing facility and selling arrangement also. तो इंडियन पार्टी का चाहे तो वे स्पेयर पार्ट्स वगैरह किसी और कंट्री से भी ले सकती है। जापान को ये नहीं लगना चाहिए कि अगर हमने मेट्रो दे दी है तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी ऑब्वियसली ये हमसे ही लेंगे, हमसे ही लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। नंबर 10, ये हमारे टेक्नीशियंस। The number, the terms and services of the remuneration sector of technicians to be deputed on either side are subject to the approval of RBI. तो अगर हमें कोई टेक्नीशियंस बुलवाने हैं और मंगवाने हैं जापान से, तो एक बार आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप कहेंगे सर आरबीआई से अप्रूवल क्यों लेना पड़ेगा?
क्योंकि वो टेक्नीशियन जब जापान से आएंगे यहाँ पर और फिर हमें कुछ सिखाकर बताकर अगर जाएंगे तो लाइक बदले में हमसे पैसे लेंगे, और जो पैसे उनको देंगे वो फॉरेन करेंसी में होगा, और जहां पे फॉरेन करेंसी आती है वहां पे आरबीआई जरूर टांग अड़ाती है। समझ में आया आपको? दैट इज अ टेक्नीशियन। जैसे कि अभी क्या हुआ था, बीच में प्रॉब्लम हुई थी दिल्ली मेट्रो में, क्या हुआ था बीच में रुक जाती थी, पता नहीं क्या था, बीच में कोई ग्रिड फेल हो गई, बीच में टनल के अंदर ट्रेन रुक गई है, कुछ प्रॉब्लम बीच में आती रहती थी। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं मेट्रो में, बहुत लेट आते थे, कभी 40 मिनट लेट आ रहे हैं क्लास में, 1 घंटा लेट आ रहे हैं क्लास के अंदर। एंड व्हेन आई आस्क्ड देम कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि सर आज भी ग्रिड फेल हो गया, आज ही मेट्रो रुक गई, बीच में न चल रही थी, न पेज कुछ और हो रहा था, न दरवाजे खुल रहे थे, और सब बुरा हाल था, लोग भी परेशान हो रहे थे, सब लेट हो गए, तो हम भी लेट हो गए। तो अभी क्या हुआ, अब वो दिक्कत नहीं आ रही। ये बात है करीब 6 या 7 महीने पुरानी। तो ऐसा न्यूज़पेपर में आया था कि दिल्ली मेट्रो है जो है वो प्लान कर रही है जापान से कोई टेक्नीशियन बुलाने के लिए, और यहाँ से बुलाकर उससे पूछेंगे कि भाई आखिर ये चीज क्यों हो रही है, अंडरस्टैंड। और वो जो इंजीनियर्स वहां से आएंगे वो हमारे इंडियन इंजीनियर्स को शायद कोई क्लास वगैरह देंगे, कुछ लेक्चर्स वगैरह देंगे, कुछ बताएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह होगा, और उसके बदले में वी गोना पे टू दोस इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस। ओके, नंबर 11, यस ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग भी हम चाहे ले सकते हैं। नंबर 12, कंसल्टेंसी, अगर लगता है तो, इफ द नेसेसिटी फॉर एनी कंसल्टेंसी अराइजेस, अगर लगता है कंसल्टेंसी की जरूरत अगर है, इट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी से हम वो एक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यानी कि हाँ, इंडियन DMR से जो है इंडियन कंपनी से कंसल्टेंसी ले सकती है। इन द केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंस, अगर लगता है बहुत स्पेशल सर्कमस्टेंस लग रहे हैं, हमें दूसरे से ही कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, तो हम बाहर जाके उस फॉरेन कोलैबोरेटर से भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ओके, नंबर 13, ब्रांड नेम। हाँ, ये बहुत सही चीज है, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम का यूज होगा दिल्ली मेट्रो का या फिर बॉम्बार्डियर का, दोनों में से। अब मेट्रो ट्रेन दी है बॉम्बार्डियर ने और चल रही है वो इंडिया में, किसका नाम इस्तेमाल होगा? इसमें ईगो इशू आ सकता है, इसमें एटीट्यूड की दिक्कतें आ सकती हैं दोनों कंपनी के बीच में। देयर शुड बी नो इंसिस्टेंस ऑन द यूज ऑफ द फॉरेन ब्रांड नेम्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द सेल इन इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, तो कहा गया इसके ऊपर कोई कानून तो नहीं बना हुआ, इसका मतलब ये हो गया अगर कानून नहीं बना हुआ तो इंडियन कंपनी चाहे तो अपना नाम और साथ में फॉरेन कोलैबोरेटर का नाम भी साथ में ऐड कर सकती है। There can, however, no objection for the use of foreign brand name on the products to be exported or other countries also. तो हम चाहे तो फॉरेन कोलैबोरेटर का नाम भी डाल सकते हैं, और इसीलिए जो हमारे पास दिल्ली मेट्रो है, क्योंकि ऐसे पहिए होते हैं ना उसके, नहीं ऐसे तो नहीं होते, मैं तो फ्रंट से दिखा रहा हूँ ना, फ्रंट से ऐसे तो पहिए थोड़ी ना होंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, यहां लिखा हुआ है बॉम्बार्डियर, ठीक है। ये टेढ़ी हुई कहीं गिर ना जाए, फिर ही करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग गूगल पे सर्च मार के इसकी फोटो देख लेना, मेरे को तो भाई इतना ही बनाना आता है। वैसे आई एम अ गुड पेंटर, यू कैन सी माय पेंटिंग्स ऑन फेसबुक। ओके, तो ये यहाँ लिखा होता है, तो मतलब दोनों के ब्रांड, दोनों के लोगोस वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन हो गई, मेट्रो ट्रेन। ओके, बहुत अच्छी लग रही है ना। ओके फाइन, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ। नंबर 14, यस नंबर 14 में कहा गया कि हाँ, डिस्प्यूट, अगर दोनों पार्टिसिपेंट अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, सॉरी किसके लॉ को इस्तेमाल किया जाएगा कहते हैं, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी शायद बात रख ली होंगी। कह सकता हूं कि पॉइंट नंबर 14 में हमने इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया होगा। आर्बिट्रेटर यानी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर आपने पढ़ा हुआ है आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन के बारे में यहां पर बात हो सकता है की गई हो।
नंबर 15 अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कहते हैं जो भी आप फॉरेन कोलैबोरेशन करेंगे उस फॉरेन कोलैबोरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको बिल्कुल लेना पड़ेगा। और हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगी? हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे मंत्रालय हो सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी आ रही है भारत में, वो अपना हो सकता है ब्रांच ऑफिस खोले, तो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स लग जाएगा, मिनिस्ट्री लाइक फाइनेंस लग जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लग जाएगा, सेबी लग सकता है, और नंबर ऑफ ओके एफआईपी भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ थिंग्स। ओके चलिए आगे आइए, और नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास या पेज नंबर 25, या पेज नंबर 25 पे है पॉइंट्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द कमर्शियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे आपको जो पढ़ने को मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में आ चुकी है। पेज नंबर 25 पे पॉइंट्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन कमर्शियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर हम कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पर इंटरनेशनल पार्टीज जुड़ी हुई हैं और हम उनसे कोई ना कोई गुड सप्लाई अरेंजमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अंडरस्टैंड? अब आप कहेंगे सर, या आपने शायद पूछा तो नहीं, मैं बता देता हूं, फॉरेन कोलैबोरेशन में और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फर्क है? बताओ जी। फॉरेन कोलैबोरेशन में अभी जो हमने पढ़ा था और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फर्क है? अब पहला केस, अगर आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब ये हो गया जो दिल्ली मेट्रो है वो क्या इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है? नहीं, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल ट्रेड कहां कर रही है? वो तो सिर्फ इंडिया में है, और हम जो टिकट खरीदते हैं वो तो रुपीज में होती है। ठीक है। अगर आप कहेंगे सर फॉरेन ट्रेड मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड है ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि दोनों पार्टी, एक पार्टी फॉरेन पार्टी जुड़ी हुई है तो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो जरा सुन लीजिए, फॉरेन कोलैबोरेशन में वन पार्टी बिलोंग्स टू इंडिया, अदर पार्टी बिलोंग्स टू आउटसाइड इंडिया, एंड बोथ द पार्टीज कम्स टुगेदर फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन, एंड दिस ट्रांजेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड ईदर इन इंडिया और ईदर आउटसाइड इंडिया। आई रिपीट, दोबारा सुन लीजिएगा। In the case of foreign collaboration, with one party in India, other party outside India, and the both the parties comes together for the execution of a transaction, not the supply of a services or supply of a goods or something, raw materials, something like that. It's something about that project, is something about the transaction to be executed. कोई ब्रिज बनवाना है, कोई फ्लावर्स बनवाने हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, कोई मॉल बनवाना है, कोई प्लांट मशीनरी बनानी है, कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई ऐसा एक बड़ा सा वेंचर ओपन करना है, समथिंग लाइक, या कोई मिलकर कोई सब्सिडरी कंपनी ओपन करनी है, उस सब्सिडरी कंपनी के अंदर 50% शेयर्स फॉरेन के होंगे, 50% शेयर्स इंडियन पार्टी के होंगे, एंड समथिंग लाइक। और वो कंपनी अगर इंडिया में होगी तो फॉरेन कोलैबोरेशन में कहलाएगी, अगर इंडिया से बाहर होगी तो भी फॉरेन कोलैबोरेशन में ही कहलाएगी, क्योंकि इंडिया और फॉरेन का आपस में क्या है? कोलैबोरेशन है। इसको हो गया फॉरेन कोलैबोरेशन। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है जहां पे एक पार्टी इंडिया की है, दूसरी पार्टी इंडिया के बाहर की है, ऑब्वियसली, और दोनों मिलकर कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी सी बात है। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप कहेंगे सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ ये आ गया, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि कल को आप कंपनी सेक्रेटरी जब बन जाएंगे तो सीएस बनने के बाद आपके पास कोई फॉरेन क्लाइंट्स होंगे, उन फॉरेन क्लाइंट्स को आप घर बैठे बैठे फोन पे या ईमेल पे एडवाइस करोगे कि भाई ये काम ऐसे करना है, वो काम ऐसे करना है। तो आप क्या कर रहे हो? फॉरेन कोलैबोरेशन या इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि आप फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं और अपनी सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी सर्विस लोगे जो इंडिया से बाहर बैठा हुआ है तो उसको आप बदले में पे करोगे। दैट्स ऑल अबाउट। ओके, अब फेसबुक है, फेसबुक क्या कर रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड है या फॉरेन कोलैबोरेशन है? इंटरनेशनल ट्रेड है। ओके, क्योंकि फेसबुक इंडिया वहां यूएस में भी है और इंडिया में भी है, तो इंटरनेशनली सर इस जगह हो गया। लेकिन टाटा और स्टारबक्स क्या कर रहे थे? वो फॉरेन कोलैबोरेशन कर रहे थे, क्योंकि मिलकर दोनों आपस में इंडिया में आकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे सर्विसेज का या गुड्स का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहां पर हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड बना रहे हैं या कर रहे हैं तो इन बातों का जरा ख्याल रखिएगा। वो बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब बाय देयर नेम्स एंड द फादर्स नेम, एज एंड एड्रेस। पार्टी को सही तरह से बताइए कि पार्टी के नाम क्या क्या है। Number 2, the contract must be legally enforceable, such as the contract cannot be a contract in respect to the contraband goods. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटली लीगल होना चाहिए, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कॉन्ट्राबैंड गुड्स के ऊपर है। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है जो गुड्स बैंड है।
ओके, जैसे कि इंडिया में बैन क्या क्या है? इंडिया में बैन बताओ जी क्या क्या है? ओपीएम। ओपीएम यानी कि वो चरस गांजा जो होता है इंडिया में बैन है। आप कहेंगे सर चरस गांजा तो हर कंट्री में बैन है, नहीं, कुछ कंट्री में चरस गांजा बैन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्यूबा। सिगार क्यूबा की बहुत फेमस है, आपको पता होगा। अगर आपको जैसे सिगार तो मिलते हैं इंडिया में और कई दुकानों पे, हमने तो पान वाले की दुकान पे देखा है सिगार होते हैं जी। मैं कहूँगा बिल्कुल होते होंगे, लेकिन वो क्यूबा के सिगार नहीं होते होंगे। क्यूबा के सिगार इंडिया ने बैन कर रखे हैं। अब क्यों बैन कर रखे हैं, अब ये बात भी चलिए सुन ही लीजिए क्यों बैन कर रखे हैं, वरना आपको नींद नहीं आएगी। क्यूबा इकलौता ऐसा कंट्री है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा कंट्री नहीं है एक्चुअली, एक छोटा सा आइलैंड है, ये कोस्टो ग्राविस के पास। अब कोस्टा ग्राविस के पास एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है क्यूबा। और क्यूबा के वर्ल्ड में फेमस सिगार्स हैं, इतने फेमस हैं कि मैं क्या बताऊं। और एक एक सिगार जो है वो कभी कभी 25,000, 50,000 और 1 लाख का भी एक सिगार होता है। ओके, मतलब देखिए क्या बात है, मतलब एक सिगार और 1 लाख का, मतलब आपने अगर उसको स्मोक कर लिया तो समझो 1 लाख गए। तो ऐसा सिगार भी है, लोगों को ऐसा शौक भी है। इंडिया ने वो सिगार बैन कर रखे हैं। कुछ कंट्री में वो सिगार जाते हैं, क्यूबा उनको एक्सपोर्ट करता है, लेकिन क्यूबा ने जब इंडिया में बोला कि भाई साहब हमें अपने सिगार आप ही कंट्री में इंपोर्ट करवाने हैं, इंडिया ने कहा सॉरी आपके सिगार हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया में अगर कोई सिगार वगैरह कोई और कंट्री देगा वो उसके ले लेंगे, हम अपने कंट्री में सिगार बना लेंगे, लेकिन आप ही कंट्री में सिगार नहीं लेंगे। क्यूबा कहता है क्यों भाई साहब, हमसे क्या हो गया, ऐसी क्या गलती हो गई? इंडिया कहता है भाई साहब आपके यहाँ जो क्यूबा में सिगार जो बनते हैं उसको बनाने वाले जो हाथ हैं वो छोटे छोटे बच्चों के हैं, जो हाथ हैं वो बहुत ही गरीब लोगों के हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से आप लोग मिनिमम वेजेस नहीं देते हैं, जो आपके लॉ में लिखा हुआ है। यानी कि आप उनको पगार दे नहीं रहे हो, रात दिन काम करवा रहे हो, सिगार बनवा रहे हो, और आपकी इतनी बढ़िया फॉरेन करेंसी आ रही है, और आप उन मजदूरों को जिनकी वजह से आप फेमस हो रहे हो, उन मजदूरों को आप मिनिमम वेजेस तक नहीं दे रहे हो, उन बच्चों से आप लेबर के काम करवा रहे हो। टोबैको इंडस्ट्री में तो इंडिया में वो सब चीजें अलाउड ही नहीं है, और टोबैको इंडस्ट्री में आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, चाइल्ड लेबर ही अलाउड नहीं है हमारे यहाँ तो, और आप टोबैको में चाइल्ड लेबर करवा रहे हो। ऊपर से उनको आप मिनिमम वेजेस ना पे करके आप उससे एक्सप्लॉयटेशन करवाते हो, रात दिन काम करवा रहे हो, शोषण हो रहा है उनका। तो सर अगर हमने आपसे अगर क्यूबा के सिगार एक्सेप्ट किए तो सर हम उनकी मजदूरी को प्रमोट करेंगे, डिमोट करेंगे? प्रमोट करेंगे। और हम नहीं चाहते कि आपके क्यूबा सिगार को हम एक्सेप्ट करें और आपकी डिमांड और बढ़े और बढ़े और मजदूरों को और काम करना पड़े, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो या तो अपना तरीका सुधारिए या फिर तब तक हम आपसे क्यूबा सिगार नहीं लेंगे। इंडिया में क्यूबा के सिगार बैंड है, अलाउड नहीं है, मना किया गया है। अगर हो सकता है वो कहीं ना कहीं मिल जाए क्यूबा के सिगार, या तो दो तरीके होंगे, या तो वो क्यूबा का असली सिगार है नहीं, या मार्केट में क्यूबा तो नहीं लेकिन ऐसे सिगार होते हैं जिस सिगार के ऊपर लिखा होता है क्यूबिक सिगार या क्यूबन सिगार। तो वो क्यूबिक सिगार या क्यूबन सिगार या क्यूबा BAA सिगार वो सब नकली सिगार हैं। ओके, अगर कोई कहता है ये क्यूबा का असली सिगार है तो यानी कि उसने स्मगलिंग करके वो चीज लेकर आया है, या हो सकता है कि वो बाहर गया हो और बाहर जाके वो चीज इंडिया में स्मोक करता हुए आ गया हो, वो सब चीज चलेगी, अदरवाइज इंडिया में अलाउड नहीं है। और जो रही बात ओपीएम की, जो चरस वगैरह है, चरस वगैरह जो मैक्सिमम आती है वो आती है नेपाल के रास्ते से। तो नेपाल और चाइना ये ऐसे दो कंट्रीज हैं, और जो असम वगैरह की जो बाउंड्री लाइंस हैं ये ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां से चाइना और नेपाल के थ्रू जो है चरस इंडिया में एंटर करती है। बॉर्डर पे हजारों मात्रा में, क्विंटल्स की मात्रा में चरस गांजा वगैरह पकड़ा जाता है जो लोग लेके आते हैं। लेकिन फिर वही बात, वो एरिया है असम का और मेघालय का और बिहार का, ट्रेन से लोग आते हैं और पता नहीं चल पाता कि उनकी जेबों में क्या रखा हुआ है, वो पुड़िया वगैरह लेके आ जाते हैं। तो ये चीजें इंडिया में बैन की गई हैं। तो अगर आपको कोई भी अपने बुक्स में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे और भी गुड्स हैं। तो अगर नंबर 2 में कहा गया, नंबर 3 में कहा गया कि कॉन्ट्राबैंड गुड्स को अलाउड नहीं है, तो आपको कॉन्ट्राबैंड जो गुड्स हैं वो नहीं लेके इंडिया में आने हैं। तो ऐसे गुड्स को इंडिया में ट्रेड मत कीजिए और कहीं पर एक्सपोर्ट भी मत कीजिए। नंबर 3, the responsibility to obtain the license and permits by the concerned party should be clearly and spelled out। तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड अगर करना है तो दोनों पार्टीज को जो लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, स्पेशली अगर आपको कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है?
इंपोर्ट लाइसेंस या फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, आपके वो लाइसेंस भी आपके पास हो। नंबर 4, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड चार्जेस शुड बी स्पेसिफाइड। तो आप कितना टैक्स सरकार को टैक्स वगैरह पे करेंगे, यानी कि कस्टम टैक्स वगैरह आपको पे करना होता है, वो भी साफ साफ मेंशन किया गया हो उस एग्रीमेंट के अंदर। नंबर 5, द कॉन्ट्रैक्ट शुड इनकॉर्पोरेट, अंडरलाइन द वर्ड इनकॉर्पोरेट, अंडरलाइन द वर्ड इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंसर्ट, यानी कि मेंशन करना। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंसर्ट, यानी कि मेंशन करना। ठीक है, तो जो आपको कहा गया यहाँ पे कि लाइक कौन सा पॉइंट, नंबर 4, लाइक इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्वियसली वो सारी बातें होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सॉरी, द कॉन्ट्रैक्ट शुड इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, पैकिंग, इंस्पेक्शन ऑल्सो। तो वो सब बातें भी यहाँ पे होनी चाहिए कि आप किस तरह से इंस्पेक्शन करोगे और किस तरह से आप गुड्स को कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में आप उसको भेजोगे, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, Number 6, the particulars regarding the shipment of the good relation to the period should also be mentioned and specified. तो आप कितनी शिपमेंट दोगे उस पार्टी को, कितने शिपमेंट में गुड्स को भेजोगे, ये भी चीज होनी चाहिए, बतानी चाहिए आपको एग्रीमेंट के अंदर कि भाई किस पोर्ट पे या किस बंदरगाह पे वो सामान आपका उतरेगा। ओके, सिंगापुर में या कहीं और पे। नंबर 7, द प्रोविजन रिलेटिंग विद द इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स, वो भी होने चाहिए। तो एग्रीमेंट के अंदर ये भी लिखा होना चाहिए कि अगर गुड्स रास्ते में डूब गए, टूट गए, फूट गए, नुकसान अगर हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, सेलर या फिर बायर, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्टर। नंबर 8, नेक्स्ट पेज पे, द प्रोविजन रिलेटिंग टू गारंटी एंड वारंटी शुड बी इनकॉर्पोरेट। तो अगर आपके एग्रीमेंट आपने बनाया हुआ है तो उसमें यह भी होना चाहिए कि गुड्स को अगर आपने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट अगर करना है, तो उसके ऊपर आपको गारंटी या वारंटी का दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। गारंटी वारंटी देने का मतलब होता है कि अगर गुड्स को नुकसान अगर हो जाता है, गुड्स अगर टूट फूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो दूसरी पार्टी पेमेंट करने की गारंटी देती है या नहीं देती है, कि वो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, इसको बोलते हैं गारंटी वारंटी। नंबर 9, द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द पासिंग ऑफ द रिस्क शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। तो आपको टाइम रखना पड़ेगा अपने एग्रीमेंट के अंदर कि आखिर कौन सा वो वक्त होगा जिस वक्त में जो इंपोर्टर है वो अपने गुड्स को की ओनरशिप एक्सपोर्टर के पास ट्रांसफर, सॉरी, जो एक्सपोर्टर है वो अपना ओनरशिप जो है वो इंपोर्टर के पास ट्रांसफर कर देगा। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और आप बैठे सिंगापुर में और मैं अपना गुड्स आपको सिंगापुर में अगर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आखिर किस वक्त मेरा जो ओनरशिप है वो आपके नाम हो जाएगा या फिर मेरा जो रिस्क है वो आपके नाम हो जाएगा। या तो वो होगा जब जैसे ही मैं गुड्स को यहां से चढ़ा दूंगा, या फिर वो होगा जब मैं गुड्स को यहां से रवाना कर दूंगा, या वो होगा जब गुड्स आपके यहां पे पहुंच जाएगा, या वो होगा जब गुड्स वहां से उतार के अपने गोडाउन में आप ले जाएंगे। तो आखिर वो कौन सा मूवमेंट होगा, तो उस मूवमेंट को लिखना भी बड़ा जरूरी है एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है। नंबर 10, प्रोविजन रिलेटिंग विद द टोटल प्राइस एंड करेंसी प्रो। ऑब्वियसली एग्रीमेंट के अंदर ये जरूर लिखें आप कि जो एक्सपोर्टर है उसको किस मोड में पेमेंट की जाएगी, यानी कि मैं अगर गुड्स आपको दे रहा हूं सिंगापुर में, तो आप जो मुझे पेमेंट करेंगे वो कब तक पेमेंट करेंगे, कितनी सॉवरेन से पेमेंट आप करेंगे, किस करेंसी में आप पेमेंट करेंगे, और चेक होगा, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह होगी, किस तरह से आप पेमेंट किया जाएगा, वो सारी बातें हैं। ठीक है। नंबर 11 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको ऐसे बताता हूं। फोर्स मेजर, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर को अंडरलाइन कीजिएगा, फोर्स मेजर अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन द वर्ड फोर्स मेजर। और फोर्स मेजर के ऊपर लिखिएगा, ऊपर उसके ऊपर लिखिएगा आउट ऑफ कंट्रोल्ड या फिर अनकंट्रोल्ड। ओके, फोर्स मेजर के ऊपर लिखिएगा uncontrolled circumstances। ओके, एक और होता है उसको हम बोलते हैं विस मेजर। ये फोर्स मेजर है, ओके, उसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड।
एक्ट ऑफ गॉड। तो एक फोर्स मेजर हो गया अनकंट्रोल सर्कमस्टेंस, और वेस्ट मेजर हो गया एक्ट ऑफ गॉड। दोनों में फर्क समझिएगा। वेस्ट मेजर का मतलब होता है कि रास्ते में कोई अर्थक्वेक आया, रास्ते में कोई फ्लड आया, या फिर रास्ते में कोई सुनामी आया, और जिस सुनामी में सारा का सारा गुड जो है वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, जहाज डूब गया, एंड समथिंग लाइक द हाई टाइड लाइक समथिंग, इसको हम बोलते हैं वेस्ट मेजर। कहते हैं अगर वेस्ट मेजर हो गया तो फिर उस केस में ना एक्सपोर्टर रिस्पॉन्सिबल है और ना ही इम्पोर्टर रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और एक्सपोर्टर नहीं बोल सकता कि सर मैंने आपको गुड्स नहीं भेजा, उसने ऑब्वियसली भेजा था, और इम्पोर्टर नहीं बोल सकता कि मुझे जो गुड्स है वो नहीं मिला। ओके, हमने भेज दिया था, नहीं मिल पाया क्योंकि रास्ते में बाढ़ आ गई है, जो भी कुछ हुआ। दूसरा फैक्ट है वो हमारे पास है फोर्स मेजर, जो आपकी इस बुक में लिखा हुआ है। फोर्स मेजर का मतलब समझ लीजिएगा। फोर्स मेजर का मतलब है कभी कभी हो सकता है हम तो यहां से गुड भेजना चाहते हैं, सुनो ध्यान से, हम तो यहां से गुड भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सरकार ने बैन लगा दिया, हमारे यहाँ पे कर्फ्यू हो गया, हमारे यहाँ पे स्ट्राइक हो गई, हमारे यहाँ पे लॉकआउट हो गया, हमारे इधर पे कोई ना कोई लाइक एक पावर कट हो गया। ओके, हम मैन पावर ना होने की वजह से गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि माल जैसा निकल नहीं पा रहा, गुड्स जैसा निकल नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी कंट्रोल में नहीं होती, हालांकि भगवान ने नहीं की है वो चीजें, वो है तो इंसानी चीजें, स्ट्राइक, लॉकआउट, लाइक मैन पावर का ना होना, अवेलेबल ना होना, हड़ताल हो जाना, दंगे हो जाना, ओके, कर्फ्यू लग जाना, सरकार का बैन लगा देना, ये सब चीजें भगवान की नहीं है, ये सब चीजें इंसानियत की हैं। लेकिन सर इंसान की वो की हुई चीजें के ऊपर एक्सपोर्टर का तो कोई रोल नहीं है ना, एक्सपोर्टर का तो कुछ नहीं किया ना। तो कहा गया कि अगर आपको टाइम पर गुड्स हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो इन कारणों की वजह से अगर गुड एक्सपोर्ट नहीं किया है तो इंपोर्टर आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता। तो फोर्स मेजर पॉइंट को लिखना जरूरी है इंटरनेशनल ट्रेड में, और आप ये लिखकर अपने लिए एक बेनिफिट करेंगे, एक प्लस पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि कल को अगर स्ट्राइक हो गई तो दूसरी पार्टी जो है वो कहेगा सर सॉरी मुझे तो गुड्स चाहिए, अगर आप गुड्स नहीं भेजेंगे तो बता दीजिए, आप मेरा पेमेंट रिफंड कीजिए। आप बोलेंगे भाई साहब स्ट्राइक है मेरे यहाँ पे, कर्फ्यू लगा हुआ है मेरे यहाँ पे, मैं कैसे जाऊंगा कस्टम डॉकयार्ड तक, वो कहेगा मुझे उससे मतलब नहीं है, आप कंट्री आप संभालिए। तो सर वहां पर अगर बंदा आपको पेमेंट वापस देने के लिए अगर बोलता है तो उसको आप पेमेंट करे ना करे वो डिपेंड करता है कि आपने एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर का पॉइंट लिखा कि नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसे वाकई में मतलब नहीं होगा कि आपके कंट्री में क्या हो रहा है। अगर आपने लिखा हुआ है कि फोर्स मेजर के केसेस में आप मुझसे पेमेंट जबरदस्ती डिमांड नहीं कर सकते, और एग्रीमेंट जो है वो टूटेगा नहीं, और ना ही आप मेरे ऊपर कोई मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मेरा कोई रोल ही नहीं है, वो एक अनकंट्रोल्ड फैक्ट है। तो ये पॉइंट लिखने से आप अपने बेनिफिट साइड में हैं, आप सेफर साइड में हैं, आपने डिफेंस किया अपने आप का, एंड द इंपोर्टर कैन नॉट फाइल अ सूट और टेक एन एक्शन अगेंस्ट यू। ओके, फोर्स मेजर इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और नंबर 12 जो है वो कहा गया अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के लिए हम किसी इंटरनेशनल फोरम में जा सकते हैं, और इंटरनेशनल के लिए हमारे पास बने हुए हैं आर्बिट्रेशन कॉन्सुलेशन सेंटर्स, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यानी कि आईसीए। ओके, नीचे कहा गया एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनाया जाता है और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने अपना कोई एजेंट अपॉइंट किया है, और एजेंट अपॉइंट अगर आपने किया है तो अगर एजेंट कोई भी काम करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ਅਸੀਂ एरिया ਤੁਹਾਡਾ प्रिंसिपल, और ये रहा छोटा सा नूनू सा एजेंट। कौन है एजेंट? विनोद? अरे एजेंट विनोद नहीं, पागल, एजेंट है। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक है हमारा बिजनेसमैन,
ये हमारे लाला जी हैं जो प्रिंसिपल हैं। और ये हमारा एजेंट है। ओके, एजेंट हमारा कैप्टन अमेरिका की तरह लग रहा है, लेकिन ठीक है, चलेगा, इंटरनेशनल एजेंट है। ये लाला जी बैठे हुए कितने बैठे हुए जी मुंबई में, और एज एजेंट है ये बैठा हुआ दिल्ली में। लाला जी क्या बनाते हैं? लाला जी बनाते हैं बिस्किट्स। अभी इनके बिस्किट बड़े फेमस है पूरे मुंबई में, है भाई। तो हमारे मिस्टर एजेंट ने फोन किया लाला जी को, लाला जी बिस्किट बनाते हो? लाला जी बोला हाँ जी, कोई दिक्कत? कह रहे नहीं जी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में बिस्किट कुछ मिलते नहीं है बढ़िया वाले, वही पुराने खाते रहो, पार्ले जी, गुड डे, ब्रिटानिया, समथिंग समथिंग। आप अगर अपने बिस्किट दिल्ली में लॉन्च करो तो बड़ा मजा आ जाएगा जी। अब लाला जी बोलते हैं यार मैं कैसे लॉन्च करूं, मैं एक टाइम पे 2 जगह कैसे हो सकता हूं, मेरी तो दुकान है। एजेंट बोलते हैं काम करो ना, आप मेरे को अपने बिस्किट बना के बड़े बड़े पैकेट दिल्ली में भेज दो, और मैं अपनी दुकान पे मैं आपके बिस्किट पैकेट रखना शुरू कर दूंगा, और जो बिस्किट बिकेगा उस पे मैं 2 रुपए या 1 रुपए ले लूंगा। ऐसा हो सकता है? उसने कहा बिल्कुल ऐसा होता है, यानी कि मैं जो यहां पर बेचूंगा, सुनेगा आप ध्यान से, मैं जो यहां पर बेचूंगा किसके बिहाफ पर बेचूंगा? आपके बिहाफ पर बेचूंगा। ओके, आप भी डीलर हैं, मैं भी यहां पर डीलर हूं, और मुझसे यहां पर पूरी दिल्ली के बिस्किट के डीलर जुड़े हुए हैं। तो मैं जब अलग अलग जगह, कनॉट प्लेस, नॉर्थ कैंपस, ग्रेटर कैलाश और यहां वहां जब मैं सप्लाई करूंगा अपने आपके बिस्किट्स वगैरह को, और जब उनकी डिमांड वगैरह और आएगी तो फिर आपसे और डिमांड कर लूंगा। तो यहां पे क्या हुआ, जो भी एजेंट काम कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, कल को बिस्किट में कुछ गड़बड़ निकल के आती है, कोई बिस्किट में खराबी निकल के आती है, बिस्किट से लोगों का पेट खराब हो जाता है, तो इससे पकड़ा जाएगा एजेंट को या प्रिंसिपल को? हमेशा आप जानते हैं द प्रिंसिपल इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, द एजेंट इज नेवर रिस्पॉन्सिबल। एजेंट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एजेंट बस तब रिस्पॉन्सिबल होता है जब लोग प्रिंसिपल को ढूंढ नहीं पा रहे कि भाई इसके असली मालिक को हम ढूंढ नहीं पा रहे, तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल, तो हमारा पैसा वापस करो। दूसरा, या फिर प्रिंसिपल इंडिया से बाहर काम करता हो, अगर इंडिया से बाहर है प्रिंसिपल तो हमेशा एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा, एजेंट ने कोई ऐसा काम किया है जो प्रिंसिपल ने नहीं कहा था करने को, फिर भी एजेंट ने वो काम किया, ओके, तो वहां पर उस केस में एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एजेंट ने कोई अल्ट्रावायरस काम किया है, अपने एरिया से बाहर काम किया है, एजेंट ने प्रिंसिपल इंडिया से बाहर है, या फिर प्रिंसिपल की डेथ हो चुकी है या अनसाउंड हो चुका है, वट एवर, तो उस केस में बाद में जो एक्टिविटी परफॉर्म की है मरने के बाद, वो एजेंट उसके लिए पर्सनली लायबल है, एंड समथिंग समथिंग। ओके, तो कुछ केस में एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, अदरवाइज हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमेशा प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी बातें होती हैं? 1 2 3 4 5 6। आपने 6 पढ़नी है, आपने 7th नहीं पढ़नी। 1, अथॉरिटी शुड बी गिवन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। कहते हैं या तो एक्सप्रेस यानी कि रिटन ओरल हो, या फिर इम्प्लाइडली भी हो सकती है। नंबर 2, प्रिंसिपल शुड नॉट बी ए माइनर। एजेंट माइनर हो सकता है, प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता। प्रिंसिपल माइनर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर प्रिंसिपल बना दिया हमने माइनर, तो इसको तो माइनर ठहरा नहीं सकते। इंडियन काउंटर का सेक्शन 11 बोलता है कि माइनर कभी भी लायबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता, लेकिन एजेंट माइनर हो सकता है, क्योंकि एजेंट का भी रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है। ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। कहते हैं एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 4, फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल अनलेस द एजेंट हैज एग्जीक्यूटेड हिज अथॉरिटी। ऑब्वियसली प्रिंसिपल हमेशा लायबल होगा जब तक एजेंट ने अपना काम जो है वो अपनी अथॉरिटी के बाहर काम ना किया हो, अनलेस द एजेंट हैज एक्सीडेड हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी के बाहर काम ना किया हो। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 के लिए लिखेगा
अल्ट्रा वायर्स एक्ट। अगर एजेंट अपनी पावर के बाहर काम करता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी। ओके, इस VIRUS नहीं है, VIRES है। ओके, अल्ट्रा वायर्स, नॉट अल्ट्रा वायरस। Number 5, the authority of the agent extend to the doing of all the necessaries collateral to the doing of the main act also। तो एजेंट सारे के सारे वो काम कर सकता है जो उसको दिए गए हैं, और उससे जुड़े हुए कोई और काम अगर इंसिडेंटल पड़ते हैं तो वो भी वो काम कर सकता है। Number 6, the obligation under the contract of agency is not assignable। तो यानी कि एजेंट अपने नीचे कोई सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता तब तक जब तक उसने प्रिंसिपल से परमिशन न लिया हो, या काम कुछ ऐसा ना हो जिसमें हमें सब एजेंट की रिक्वायरमेंट है। यानी कि ये जो हमारा एजेंट है ये अपने नीचे एक और एजेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन तभी अपॉइंट करेगा जब प्रिंसिपल से पूछ लिया हो, या वो काम ऐसा हो जो बिना सब एजेंट के अपॉइंट किए बिना नहीं हो सकता। ओके, यह बिजनेस में हमेशा चलता है कि हमेशा सब एजेंट अपॉइंट किया जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछने का होता है कि क्या एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, आंसर इज नो। In general, no. Exception, yes, with the approval of principal. Number 2, when the business is of such nature, business इस nature का हो कि वहां पे the appointment of sub agent is necessary, या फिर बिजनेस में एक ट्रेड चला हुआ है, एक कस्टम चला हुआ है, एक रीति रिवाज चला हुआ है कि यहाँ पे हमेशा सब एजेंट अपॉइंट होता ही होता है। नंबर 7 आप नहीं पढ़ना, नंबर 7 को छोड़ दीजिए, नंबर 7 छोड़ दीजिए, नंबर 7 छोड़ दीजिए, नंबर 7 छोड़ दीजिए। ओके, देख रहे हैं आप? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है डेल क्रेडिटर एजेंसी। डेल क्रेडिटर एजेंसी को भी समझाते हैं। डेल क्रेडिटर एजेंसी क्या होती है? हाँ, डेल क्रेडिटर एजेंसी क्या है कि भाई ये जो एजेंट है, ये एजेंट तो अपना लाला जी का गुड्स आगे बेचेगा, सप्लाई करेगा, और अगर इसके पास से कोई और जो बंदे जो गुड्स ले जाते हैं वो अगर ले जाते हैं क्रेडिट पे, उधारी पे, और कल को बंदे अगर पेमेंट नहीं करते तो वो तो ये बोलेगा लाला जी से कि सर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, बताओ मैं क्या करूं, मेरा कमीशन तो आप तैयार रखो। तो लाला जी बोलते हैं एक काम कर, मुझसे कमीशन ज्यादा ले ले, लेकिन किसी को गुड्स उधारी पे नहीं देगा, और उधारी पे अगर देगा तो ही रिस्पॉन्सिबल है, मैं तेरे से पूरा पेमेंट लूंगा। ओके, तो जो एक्स्ट्रा कमीशन ये कमाएगा ना उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन कौन सी कमीशन होती है? डेल क्रेडिटर कमीशन वो कमीशन होती है विच गारंटीज द बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स को रिकवर करवाने के लिए जो हम एक्स्ट्रा कमीशन लेते हैं उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। तो अगर इसका कमीशन लेट से 5% का है तो डेल क्रेडिटर कमीशन इसकी बढ़ाकर हम सकते हैं 2% और कर दें, इसके टोटल कमीशन जो हो जाए वो हो जाए 7% का। इसमें क्या होगा, अगर अब ये एजेंट किसी को गुड्स सप्लाई करेगा और वो बंदे इससे गुड्स लेके जाते हैं उधारी पे, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल बनेगा उस उधारी के पैसे को गुड्स को अमाउंट में निकलवाने के लिए। और अगर वो अमाउंट नहीं निकलवा पाता, उसका बैड डेट हो जाता है, तो वो अपनी जेब से भर के देगा लाला जी को। इसका मतलब अभी थोड़ा एक्टिवली काम करेगा और कंपनी का जो पैसा है वो डूबने नहीं देगा। ये पूरा पार्ट है डेल क्रेडिटर कमीशन का। तो इससे क्या होगा, लाला जी सेफ रहेंगे, और ये रहेगा कि लाला जी कभी उनका पैसा डूबेगा नहीं, और वो हमेशा सॉल्वेंट रहेंगे, और इंसॉल्वेंसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, और इसकी वजह से हम उस एजेंट को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, उसको हम बोलते हैं 2%, यानी कि 2%, 1% वटेवर, उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। जो उस बात का कमीशन है कि वो एजेंट गारंटी लेता है कि सर मैं बैड डेट नहीं होने दूंगा, अगर बैड डेट हुए भी तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। ठीक है, चलो पेज नंबर 27 हुआ। पेज नंबर 29 डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट, ये तो अभी आपने ड्राफ्ट नहीं किया। पेज नंबर 31, यस पेज नंबर 31। लो जी, पेज नंबर 31 पे कितनी प्यारी बात आई है। पेज नंबर 31 पे है आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन वही है सर, सेम टू सेम जो आपने पढ़ा हुआ है सीएस एग्जीक्यूटिव में। तो अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आपको यहां पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके लिए एंजॉयमेंट है, आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हो। ओके, तो जहां लिखा हुआ है आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट,
उसके नीचे लिखेगा रीड विथ CS एग्जीक्यूटिव। ओके, डोंट वरी, अब काम यहां पे आसान हो गया। आप खुश हो रहे होंगे मन ही मन में कि वाह जी वाह, मजा आ गया, हमें तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज का कोई आपस में डिस्प्यूट लगता है कि हो जाएगा, तो वो कोर्ट में जाने की बजाय जाना चाहती हैं आर्बिट्रेटर के पास, और आर्बिट्रेटर के पास जाकर वो अपने मुद्दे को सॉल्व करवाना पसंद करती हैं। और जो फैसला आता है आर्बिट्रेटर का, उसको हम बोलते हैं अवार्ड। बिल्कुल ठीक बात है, अवार्ड। और हर एक पार्टी अपना आर्बिटर अपॉइंट करेगी और सेकंड पार्टी अपना आर्बिटर अपॉइंट करेगी, और दोनों आर्बिटर मिलकर थर्ड आर्बिटर अपॉइंट करते हैं। वही सेम टू सेम सारी कहानी है। तो पेज नंबर 31 आपको शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, और पेज नंबर 32 भी खत्म है, और पेज नंबर 33 भी खत्म है। क्या बात है। यस, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे आपका काफी अच्छा पार्ट आ गया, गारंटी। गारंटी को समझना है तो इधर देखिए। ध्यान से देखिएगा, मैं केस ड्रॉ कर रहा हूं, उस केस में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बड़ा एग्जांपल लेते हैं, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, एक काम करते हैं, होल्डिंग कंपनी लिखते हैं, ये लिखते हैं एक एसोसिएट कंपनी। अदर कंपनी, होल्डिंग कंपनी। सुनिएगा, अदर कंपनी इसे गुड्स सप्लाई करना चाहती है। अदर कंपनी इसे गुड्स सप्लाई करना चाहती है एसोसिएट को, लेकिन अदर कंपनी एसोसिएट को गुड्स सप्लाई करने से डरती है कि भाई पता नहीं एसोसिएट पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो होल्डिंग बी पर जम करती है, और होल्डिंग कंपनी कहती है अदर कंपनी से कि यार आप गुड्स सप्लाई करो ना, डरते क्यों हो। अदर कंपनी कहती है कि यार पेमेंट नहीं किया तो, कंपनी तो बढ़िया है लेकिन आजकल की हालत थोड़ी खस्ता चल रही है, सुना है कि कंपनी जो है इनके पास पैसे वैसे है नहीं। तो होल्डिंग कंपनी कहती है यार एक काम करो, आप इनको गुड सप्लाई करो यार, टेंशन मत लो, पेमेंट वो जरूर करेंगे, और अगर पेमेंट नहीं किया तो हम कर देंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। ऐसे बोलो ना, गारंटी देते हैं। अदर कंपनी बोलती है अच्छा सर, पेमेंट उन्होंने दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप पेमेंट करोगे। होल्डिंग कंपनी बोलती है बिल्कुल करेंगे। तो अदर कंपनी बोलती है अरे सर आप उनकी गारंटी क्यों लेते हो। तो होल्डिंग कंपनी बोलती है अरे यार वो एक्चुअली हमारी ही अपनी कंपनी है और हमसे ही वो जुड़ी हुई है। ठीक है, वो कंपनी हमारी ही अपनी कंपनी है और हमसे ही वो जुड़ी हुई है, वो हमारी एक एसोसिएट कंपनी है। ओके, हमारा नाम है टाटा मोटर्स और उसका नाम है टाटा होटल्स। ओके, तो अदर कंपनी बोलती है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ऐसा ना हो कि टाटा होटल से मुझे पेमेंट ना करें और जब आपसे पेमेंट मांगू तो आप भी मना कर दें। तो सर लिखा पढ़ी तो होनी चाहिए ना। टाटा मोटर बोलती है बिल्कुल ठीक बोला सर आपने, कैसी बात कर दी आपने, कोई टेंशन नहीं है, चलिए आ जाइए मैदान में, कर लेते हैं छोटा सा एक एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर प्लेन पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट तो स्टैम्प पेपर पे ही होता है, पढ़ा था पहले बनने पे। तो एक बनाएंगे हम छोटा सा प्यारा सा क्या एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर के ऊपर, और स्टैम्प पेपर के ऊपर 3 पार्टी से साइन करना है।
एक पार्टी साइन करती है टाटा मोटर्स, एक पार्टी साइन करती है ताज होटल्स, एक पार्टी साइन करती है अदर कंपनी। इस पर लिखा होता है द अदर कंपनी सप्लाइंग द गुड्स टू द एसोसिएट कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी shall have the primary duty to make the payment to the other company. If the associate company fails to make the payment to the other company, the payment shall be made by the Tata Motors to the other company on the behalf of the associate company. Post stop, thanking you and blah blah. ये एग्रीमेंट हो सकता है 3-4 पन्नों का हो, 5-6 पन्नों का हो, जो भी है। ओके, तो अब मुझे बताएं इस पूरी ट्रांजेक्शन में किसको पेमेंट लेना था? पेमेंट लेना किसे है? लेना किसे है? पेमेंट लेना है अदर कंपनी को, और जो पेमेंट लेना होता है जिसे, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। पेमेंट देने वाला कौन है? कौन पेमेंट देगा? एसोसिएट कंपनी, यही देगी ना, तो इसको हम बोलते हैं डेटर। ठीक है, लेकिन अगर ये पेमेंट नहीं दे पाया तो पेमेंट कौन देगा? फिर पेमेंट देगा होल्डिंग कंपनी। तो कह सकता हूं डेटर तो ये भी हो गया। अब सर हम बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम इस पन्ने के ऊपर लिखेंगे डेटर टाटा मोटर्स है, डेटर एसोसिएट भी है। तो एक काम करते हैं, पेमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले किसकी है? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एसोसिएट कंपनी की, तो उसको हम प्यार से बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर, और इसको हम बोल देंगे डेटर की जगह क्या? श्योरिटी, क्योंकि इसने गारंटी दी है। श्योरिटी मतलब गारंटर। ओके, क्लियर हो गया? तो वो हमारा क्रेडिटर, ये हमारा प्रिंसिपल डेटर, और नीचे हमारा आ गया श्योरिटी। 3 पार्टीज हो गई, तीनों पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट नाम हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिख देता हूं इसको, टेंशन मतलब। ओके, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं, दैट सॉल्व द पार्ट। इसमें 3 पार्टीज यहां पर होती हैं, कोई किसके बिहाफ पर पेमेंट करने की बात कर रहा होता है। अब मुझे बताइए, पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी किसकी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर की, और अगर ये पेमेंट नहीं दे पाता है देन सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी कि श्योरिटी की। ऐसा भी तो सकता है कि ये पेमेंट कर दे इसको बाकायदा, और पेमेंट अगर कर दिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा पार्ट था आपका गारंटी का। पढ़ते हैं इसको फटाफट। अपर पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फटाफट। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस, जहां पे प्रॉमिस को परफॉर्म करना होता है, डिस्चार्ज करनी होती है लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी की, अगर वो डिफॉल्ट करती है, यानी कि अगर वो पे नहीं कर पाती है। तो द पर्सन हु गिव द गारंटी, जो बंदा गारंटी दे रहा होता है उसको बोलते हैं श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन, जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जाती है, जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, और जिसको हमने गारंटी दी है, जिसको हमने गारंटी दी है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, तो गारंटी ओरल और रिटन दोनों सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है कंटिन्यूअस गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब है कि गारंटी का कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, और वो गारंटी जो है वो टाइम टू टाइम फ्यूचर में हमेशा के लिए चलती रहेगी। यानी कि हमने ये बोला है कि आप जब तक इसे गुड सप्लाई करते रहोगे तब तक हम इसकी गारंटी लेते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमने टाइम डिसाइड कर दिया हो कि हम इसकी गारंटी सिर्फ 5 साल के लिए लेते हैं, 10 साल के लिए लेते हैं, या पहली 4 ट्रांजेक्शन के लिए लेते हैं, या ओनली गारंटी फॉर 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़ के लिए गारंटी लेते हैं। 10 करोड़ से अगर आगे आपने अगर गुड्स इसको बेचा तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं ले पाएंगे, समथिंग लाइक। ओके, तो गारंटी जो है वो अमाउंट के बेस पे और टाइम के बेस पे, दोनों के बेस पे हो सकती है। नंबर 2, फिडेलिटी गारंटी। The guarantee guaranteeing the employer against the misconduct of the employee or to do the answer for the debt or default of the another। तो ये ऐसी गारंटी है जो एम्प्लॉयर ने ली हुई है कि अगर एम्प्लॉय कुछ गलत अगर काम हो जाता है उनसे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, और जो डिफॉल्ट उन्होंने किया है उसकी वो पेमेंट करवा देगा। ओके, यानी कि अगर मैं एम्प्लॉय हूं और अगर आप मेरे एम्प्लॉय हैं और आपसे अगर कुछ गलत काम हो गया और आपके ऊपर अगर फाइन पड़ता है सरकार द्वारा, तो मैं ऐसी गारंटी लेता हूं कि वो सरकार का पेमेंट जो है मैं कर दूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काउंटर गारंटी, द गारंटी गिवन बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द श्योरिटी प्रोवाइडिंग हिम कंटिन्यूइंग इंडेमनिटी अगेंस्ट एनी लॉसेस। तो ये गारंटी गिवन बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द श्योरिटी, तो ये काउंटर गारंटी है। काउंटर गारंटी का, काउंटर वर्ड का मतलब आपको पता ही है, उसका उल्टा होना।
तो हमने होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दी हुई है क्रेडिटर को, तो इसका क्या फायदा होगा? एक्चुअली में क्या हुआ कि एसोसिएट कंपनी ने भी आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है और ये बोला हुआ है प्रिंसिपल डायरेक्टर ने कि सर आप जब तक उसको पेमेंट करते रहोगे हमारा, हम आपको आराम आराम से पेमेंट यहां पर करते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये इनका आपस में बन गया एक काउंटर गारंटी, यानी कि आप हमारे बिहाफ पर गारंटी दे दो कि आप पेमेंट उसको कर दोगे, आपका पेमेंट हम आराम आराम से करते रहेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये काउंटर गारंटी हो गया। काउंटर गारंटी कौन किसको दे रहा है? काउंटर गारंटी दे रहा है प्रिंसिपल डायरेक्टर किसको? टू द श्योरिटी को। ओके, नीचे कंसिडरेशन फॉर गारंटी, कंसिडरेशन कोई गारंटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है केस टू केस बेस पे। ओके, ये आपका था गारंटी। गारंटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। कितने प्रकार की गारंटी होती है वो भी अपने यहां पे देख लेंगे नीचे। नेक्स्ट है आपका आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट। आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है जहां पे आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आप इंडिया से ना करवा के या किसी और से करवाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हम किसी और की बात भी कर सकते हैं। आप कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, इसको आप बोलते हैं आउटसोर्स करना। आप अक्सर वही काम आउटसोर्स करते हो जिसमें आपका एक्सपर्टाइज नहीं होता और आपको लगता है कि उसमें काम करना टाइम वेस्ट ही है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा मैं अपने इंस्टीट्यूट का। जैसे कि मेरा अपना इंस्टीट्यूट है देव शर्मा क्लासेस, यहाँ दिल्ली में, और वहां पे मैं पढ़ाता हूँ सारे लॉ सब्जेक्ट्स। एग्जीक्यूटिव में जितने भी लॉ हैं वो सारे मैं पढ़ाता हूँ, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ, कैपिटल मार्केट एंड ऑल द अदर लॉज। ओके, और जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में पढ़ाता हूँ ड्राफ्टिंग, आपको ही पढ़ा रहा हूँ, और दूसरा है एडवांस कंपनी लॉ। अब जो भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, चलो वो तो मेरे अपने हो गए, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ड्यू डिलिजेंस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स वगैरह हैं। अब इसमें क्या है, ये तो मैं नहीं पढ़ा सकता। ओके, और ये दो केस होंगे, या तो मैं किसी फैकल्टी को बोलूं कि भाई साहब आ जाओ मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दो, स्टूडेंट्स हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि मेरे इंस्टीट्यूट में जब स्टूडेंट्स आए तो मैं उनको बोलूं कि ये यार मैं आपको इस सब्जेक्ट के लिए उस बिल्डिंग में भेज रहा हूं, वहां जाके आप उनसे पढ़ लीजिए, वहां जाके आप उनसे पढ़ लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो एक नॉन कोर एरिया जिसमें मेरा एक्सपर्टाइज नहीं था, वो नॉन एक्सपर्टाइज एरिया मैंने किसी को आउटसोर्स कर दिया। उसके पास काम आ गया, उसके पास इनकम आ गई। ओके, बदले में मैं उसका कुछ ना कुछ रॉयल्टी, कुछ ना कुछ इनकम मैं रख लूंगा। तो इसको हम बोलते हैं आउटसोर्स कर देना। दूसरा एग्जाम्पल, कंपनी में मान लीजिए कंपनी में कोई एचआर डिपार्टमेंट है ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है, देयर आर एग्जांपल्स वेयर द कंपनी डोंट हैव द एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। कंपनी हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंपनी समटाइम्स हैव परचेज डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट देयर आर केसेस व्हिच we have seen that company don't have the human resource department. If the company don't have human resource department, from where the company recruit the employees? कंपनी आखिर एम्प्लॉयज कहां से रिक्रूट करती है? तो जवाब है, कंपनी को अगर 8-10 मार्केटिंग के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है तो कंपनी किसी कंसल्टेंसी कंपनी को फोन करती है, किसी कंसल्टेंसी फर्म को फोन करती है और कहती है कि हमें एमबीए मार्केटिंग के बंदे चाहिए जिनको 2-2 साल का एक्सपीरियंस हो रिटेल में। कंसल्टेंसी कंपनी मार्केट में बैठी हुई है, कहते ठीक है सर, लड़के ला देंगे, और एक लड़के के ऊपर हम आपसे 4,000 रुपए चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, सॉरी जो फर्म है कंसल्टेंसी फर्म, उसने क्या किया, उसने naukri.com निकाला, उसने ऐड निकाले, उसने गूगल पे ऐड पोस्ट किए, और अगर आपने किया हुआ एमबीए मार्केटिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप गए कंसल्टेंसी कंपनी के पास और आपने बोला कि सर जी जॉब चाहिए, उधर का जॉब चाहिए, ठीक है 10 नवंबर को आ जाना, 10 नवंबर को इंटरव्यू है। तो 10 नवंबर तक आपने कंपनी के पास अपनी फर्म में 25 लोगों को बुला रखा है, और कंपनी ने आपसे कहा था कि हमें 10 लोग चाहिए, 12 लोग चाहिए, व्हाटएवर। ओके, आप उस दिन कंपनी का बंदा बुलाते हैं और कहते हैं सर इंटरव्यू ले लो, जो पसंद है ले जाना साथ में। हम 25 में से 10 का इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू लेते हैं, जो 10 पसंद आते हैं उसको उठा के गाड़ी में बिठा के अपने साथ कंपनी में ले जाते हैं और दे देते हैं वहां पे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये वहीं पे दे देंगे। इससे क्या हुआ, इससे हमारा टाइम बचा, एम्प्लॉयज को अपॉइंट कैसे करना है वो तरीका। दूसरा, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना एक खर्चे वाला काम होता है, हमारा वो टेंशन बचा। तीसरा, इंटरव्यूज के लिए जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पेश करने थे, हमारा वो टेंशन ही बच गया।
चौथा, एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर को जो हमें सैलरी देनी थी, जो हम सालों साल देते रहते हैं, हर महीने देते हैं 30, 40, 50,000, वो हमारा सेव हो गया। अरे भाई, अगर एम्प्लॉय को आपने किसी बाहर बंदे के थ्रू अपॉइंट कर लिया है तो 10 बंदों का आपने दे दिया होगा उसको 4,000। 10 बंदे का 4,000 यानी कि सारे 10 बंदों का, एक बंदे का अगर 4,000 तो 10 बंदे का हो गया 40,000। अब 40,000 एक बार ही गया ना, ये थोड़ी ना आप कल एम्प्लॉयज आपको दोबारा चाहिए, हर महीने दोबारा चाहिए। अब आपको शायद एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी 2 साल बाद, 1 साल बाद, दोबारा से किसी कंसल्टेंसी फर्म को अपॉइंट कर लेना, उसको दोबारा से 30-40,000 रुपए दे देना। लेकिन आपका जो हर महीने देना पड़ता है एचआर डिपार्टमेंट को, और उसके अंडर जो एम्प्लॉयज वगैरह होंगे, वो तो पैसा बच जाएगा ना। और कंपनी अगर आपकी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी मोटी कंपनी है जहां पे एम्प्लॉयज एक बार आ जाते हैं तो वो सालों साल रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज रोज रोज इंटरव्यू होते रहते हैं। तो सर, जो ऐसे काम है जो आपको लगता है कि इसमें पैसा बेकार ही लगने वाला है, और ये इस काम में हमारा कोई सेल्स, कोई प्रॉफिट टर्नओवर छुपा नहीं हुआ, और आपका नॉन कोई एरिया है, इसमें आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, उस काम को आप चाहो तो आउटसोर्स कर सकते हो। ओके। कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, पेप्सी है, कोकोला है। अब कोकोला क्या बनाती है? कोल्ड ड्रिंक बनाती है। लेकिन केन भी खुद बनाती है ना? केन तो खुद नहीं बनाती, केन तो कहीं और कंपनी से सप्लाई लेती है वो, और क्योंकि केन बनाना और केन में उनका एक्सपर्टाइज नहीं है, ओके, तो ये आउटसोर्स वगैरह करवाते हैं इसको, अंडरस्टैंड? तो इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग, जॉब वर्किंग। समझ में आई क्या होगा? बीपीओ इंडस्ट्री हमारा बेस्ट एग्जांपल है। आउटसोर्सिंग इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ अ कंपनीज नॉन कोर। देखिए फिर वही बात कहा गया, आउटसोर्सिंग का मतलब है जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है आउट ऑफ द कंपनी के नॉन कोर, नॉन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज का। ओके, किसको दे दिया वो काम? स्पेशलिस्ट, जो उसमें स्पेशलिस्ट हैं। ओके, हमने वो काम दे दिया था किसी को? कंसल्टेंसी फर्म को, और कंसल्टेंसी फर्म एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के लिए एक्सपर्ट है। और मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने अपना वो इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को कहां भेज दिया था? किसी ऐसे कोचिंग सेंटर पे, जो कोचिंग सेंटर में सिर्फ कॉस्ट अकाउंट या टैक्स ही पढ़ा जाता है। ओके, और उनमें उनका एक्सपर्ट है। ओके, इट डिफर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग इज एट द आउटसोर्सिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल that involves a restructuring of the organization around what it is do best, its core competencies। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये एक बढ़िया तरीका हो गया, और किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होगी कि वो अपना जो टोटल फोकस है, फोकस करे उस चीज के ऊपर जिस चीज के लिए हमने कंपनी बनाई है, और जो बाकी इंसिडेंटल चीजें हैं जो चलती रहेंगी, उसको हम चाहें तो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे बोला गया 2 टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी को हम आमतौर पे आउटसोर्स करते हैं, बीपीओ इसके बेस्ट एग्जांपल वगैरह हैं, केपीओ इसके बेस्ट एग्जांपल वगैरह हैं। अभी जो मैं यहाँ पे हो रहा है ये केपीओ ही तो है, ऑब्वियसली मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और आप अपने घर बैठे बैठे देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी है। लास्ट पैराग्राफ बोलता है, अ गुड आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट इज वन। एक अच्छा आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट तब माना जाता है जब उसमें ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, पार्टीज वगैरह की, आउटसोर्सर वगैरह की प्रोवाइड की गई हो, और इससे डिस्प्यूट के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट, जहां पे 2 पार्टीज होंगी, एक पार्टी अपना कोई ना कोई काम दूसरी पार्टी को करने के लिए कह रही होगी, और बदले में उसे पेमेंट भी करती होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 40, और पेज नंबर 40 निकाल लीजिए फटाफट। पेज नंबर 40 पे हमारा है सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं, इसलिए मैं बता नहीं रहा। बोर हो गए क्या? अरे बोर नहीं होना यार, बस खत्म होने वाला, 10 मिनट और वीडियो में बढ़ाना आगे, कटोगे नहीं तो अब पकड़ लेता हूं। मुझे पता चलता है लोग वीडियो बढ़ा रहे हो आगे, जहां लिखा बफरिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, जहां लिखा कि यार मजा नहीं आ रहा, वीडियो को शुरू करके आगे बढ़ाया आपने, क्लिक नहीं करना। मैं पकड़ लेता हूँ, इंटरनेट से पकड़ लेता हूँ मैं, साइबर लॉयर हूं, पता है ना तो साइबर लॉयर। हाँ जी, हमारा हेडिंग क्या था? सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट के बगल में लिखिएगा हेलो जी, हेलो जी, लो जी, मैंने ये लिखा और आपका वो जो पैराग्राफ था वो काम तक खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। देखो, अच्छा कोई है अपने जिसने कंपनी में काम किया, वो जॉब किया आपने किसी ने?
जॉब कभी कभी तो किया ही होगा ऑब्वियसली। देखो जॉब तो हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन कई सारे जॉब में हमको वो नहीं, ये मिलता नहीं है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। लेटर अपॉइंटमेंट बहुत ही कम कंपनीज वगैरह में देते हैं, जो कंपनी अच्छी खासी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। ओके, और अगर आपको कभी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग है, मैं जानता हूं, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स हैं तभी तो आप ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वरना तो क्लास में आ सकते थे। लेटर अपॉइंटमेंट अगर आपको मिलता है तो उसमें आपने कभी पढ़ा है, हर एक पॉइंट पढ़ा है, क्या होता है उसके अंदर? टर्म कंडीशन लिखी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। सैलरी आपकी लिखी होती है, बिल्कुल लिखी होती है। कितना ग्रेचुइटी मिलना है वो लिखी होती है, वो लिखा होता है। आपकी क्या क्या ड्यूटीज है वो लिखा होता है, एब्सोल्युटली। कंपनी के क्या क्या रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, वो लिखा होता है। आपके ड्रेस कोड के बारे में मेंशन किया गया होता है, कितना आपको बोनस मिलेगा, कितने आपके वर्किंग शिफ्ट वगैरह रहेंगे, क्या आपके रिमूवल के, रिट्रेंचमेंट के कंडीशन रहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, वो सारी बात लिखी होती है। यानी कि कंपनी के और काम से करने के जो सारी बातें हैं जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी बातें लिखी होती हैं कहां पर? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर, जो लिखनी जरूरी होती हैं। और अगर कोई बात नहीं लिखी है तो वहां पर एम्प्लॉय कंफ्यूज रहेगा कि ये काम मुझे करना भी है या नहीं करना है, समथिंग आई एम कंफ्यूज। तो ऐसे पेपर्स को हम बोलते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जहां पे हमने किसी बंदे को कहा है कि सर जी आप हमें सर्विस दो, हमने आपको अपना सर्विस देने के लिए अपॉइंट कर लिया है, और आपसे हम करते हैं एक एग्रीमेंट, और नाम हुआ उसका सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, चलो जरा पढ़ते हैं फटाफट। इनमें सारी बात लिखी होती है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सब भी लिखा होता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ड्राफ्टेड इन द सेम मैनर एज अदर एग्रीमेंट। इसको भी हम वैसे ही ड्राफ्ट करते हैं जैसे बाकी को ड्राफ्ट करते हैं। द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट जो आपको जो एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया है, उसके जो टर्म कंडीशंस हो रहे हैं वो डेफिनेटली फिक्स होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट टू प्रिजम्पशन, और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको लगे कि ये तो ऑब्वियसली बात है, को छोड़ दो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। They require to be both affirmative, describing the acts to be performed, and negative as well. तो वो भी दिखा होना चाहिए क्या क्या आपको करना अलाउड है और क्या क्या आप नहीं कर सकते कंपनी के अंदर, क्या क्या आपको नहीं करना अलाउड है, फाइन वगैरह लग सकता है आपके ऊपर, वो सारी बातें भी वहां पर होनी चाहिए। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेक द प्रोविजन फॉर, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों को जरूर लिखें। कौन कौन सी बातें? नंबर 1 टाइम और पीरियड फॉर एम्प्लॉयमेंट, कितना टाइम आपको काम वहां पे करना है। नंबर 2 कितना आपको सैलरी, पैकेज, अलाउंसेस, रेंट फ्री अकोमोडेशन सब कुछ मिलेगा, एचआरए वगैरह मिलेगा। नंबर 3 ड्यूटीज क्या है। नंबर 4 पावर्स क्या है। नंबर 5 छुट्टी कब कब मार सकते हो, कब कब आपको अलाउड है। नंबर 6 किन किन वजह से आपको हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और मोड्स एंड ग्राउंड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टर्म, डिटरमाइनिंग का मतलब होता है रिमूवल, टर्मिनेशन, किन किन तरीकों से आपको हम हटा सकते हैं। नंबर 7 रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स, रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स का मतलब है ऐसे कौन से काम है जो आपको नहीं करने हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स, वो भी आपको वहां पे लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बताती है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किन किन ग्राउंड्स पे आपको हटाया जा सकता है। कहते हैं जो भी ग्राउंड्स पे किसी एम्प्लॉय को निकाला जा सकता है वो ग्राउंड साफ साफ मेंशन होने चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज को पॉजिटिव भले ही पता हो ना पता हो, लेकिन नेगेटिव बात आप जरूर बताइए कि ये कारण है जिनकी वजह से आपको हम कभी भी निकाल सकते हैं, 7 दिन पहले नोटिस देके या 1 महीने पहले नोटिस देके, या इन कारणों की वजह से आपको कंपनी की नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो वो हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो उसके ऊपर नेक्स्ट हेडिंग है वो है रेस्ट्रिक्टिव गवर्नेंस। इसका मतलब है कि जो काम एम्प्लॉय को करना अलाउड नहीं है कंपनी के अंदर, यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, उन सब क्लॉसेस को भी साफ साफ वहां पे मेंशन करें। इफेक्ट ऑफ द लेबर लॉस, बिल्कुल ठीक बात है, कंपनी के अंदर लेटर अपॉइंटमेंट के अंदर सारे के सारे कानून एप्लीकेबल हो, चाहे वो मैटरनिटी लॉ हो, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लॉ हो, वो सारे कानूनों के बारे में भी बड़े बड़े एक बोर्डिंग होर्डिंग छोटे छोटे लगे होने चाहिए। ओके, छोटे छोटे बड़े बड़े नोटिस बोर्ड पे अवेयरनेस, ताकि एम्प्लॉय को अपने काम के बारे में अवेयरनेस होती रहे, कितना टाइम काम करना है, क्या काम नहीं करना है, समथिंग समथिंग। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज आते हैं वो सारे एम्प्लॉयज लीगल बैकग्राउंड से तो होते नहीं है, उनको नहीं पता होता ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो होर्डिंग्स को देख देख के अपने वो जो होर्डिंग्स लगी हुई है बड़ी बड़ी, जिसमें लिखा हुआ है ग्रेचुइटी है, 10 बोनस है, तो उनको अपने राइट्स के बारे में आइडिया होता रहता है। एंड द लास्ट पार्ट इज रिटेनरशिप एग्रीमेंट एंड वी हैव डन विद। तो आपके ये सारे पार्ट हो गए, आपका चैप्टर नंबर 3 जो था वो खत्म हो गया। केस लॉस है आखिरी में, वो केस लॉस आपको पढ़ने अपने आप, केस लॉस में कुछ खास नहीं है, वो अपने आप पढ़ सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 वी हैव डन विद।
और अभी हम थोड़ी देर पे आज ही हम स्टार्ट करेंगे एक और, उसके बाद एक और चैप्टर जो बचा हुआ है उसको भी हम अभी आज खत्म कर देंगे। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में मेरा ड्रेस जो है सेम लगता है तो टेंशन मत लीजिएगा, ये मत सोचना कि मैं अगली बार भी वही पहन के आ गया। मैं एक्चुअली में थोड़े गैप के बाद वो नया वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, वैसे मैं स्मार्ट लग रहा हूँ आज, नहीं? चलिए खैर छोड़िए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस चैप्टर। आई एम जस्ट कमिंग।